पुस्तक 30, अध्याय 9, सेक्लॉर्ड का आक्रमण। 9 ड्रैगन एक दूसरे के चारों ओर कुंडली मारे हुए थे और जी निंग के ओमेगा तलवार दाव के रहस्यों के माध्यम से भयानक तरंगों की एक श्रृंखला में प्रकट हो रहे थे जो बाहर की ओर टूट कर आ रही थीं। अरे नहीं, दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड निंग के साथ घमासान युद्ध में था और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह उन 9 शक्तिशाली गुप्त कलाओं में निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। ये सफेद वस्त्रधारी दाव लॉर्ड वास्तव में अपनी आस्तीन में भयानक गुप्त कलाएं छिपाए हुए था। धमाका। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड के 6 विशाल युद्ध हथौड़े अचानक जटिल रूनों से चमक उठे जो उनकी सतह पर प्रवाहित हो रहे थे और हर युद्ध हथौड़े की सतह पर ढालों का रूप ले रहे थे। जल्द ही बिजली की 6 विचित्र ढालें बन गईं जो फिर आपस में जुड़ गईं और परिणामस्वरूप प्रकाश की एक पूर्ण और निर्बाध ढाल अवरोधक बन गई। धमाका धमाका धमाका। 9 नवीनता कलाएं प्रकाश की ढाल बाधा पर टूट पड़ीं, लेकिन बिजली की ढाल टिकी रही। शुक्र है कि मेरे पास ये खजाना था, वरना मेरी जान चली जाती। मुझे तुरंत भागना होगा। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड का चेहरा अभी भी पीला था। उसने तुरंत अपनी ढालों को अपने चारों ओर घेरने का आदेश दिया और तेजी से आकाश में उड़ गया। प्रकाश की गति से 50 गुना से भी ज्यादा तेजी से पीछे हट रहा था। ये 6 युद्ध हथौड़े कोई साधारण खजाने नहीं थे। ये समझना जरूरी है कि अनंत प्रदेशों के बाहर महाअंधकार था। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड को अक्सर अनंत प्रदेशों की सीमाओं पर खड़े होकर महाअंधकार को निहारना अच्छा लगता था, क्योंकि इससे उसे शांति और सुकून मिलता था, जिससे उसे अपने कृपाण दाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती थी। एक दिन महाअंधकार की सीमाओं पर साधना करते हुए उसने उन 6 महायुद्ध हथौड़ों को वहां तैरते हुए पाया। वे अनगिनत वर्षों से महाअंधकार में तैर रहे थे, लेकिन वे एकदम सही स्थिति में थे। इन 6 युद्ध हथौड़ों को हासिल करने के बाद दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड को जल्दी ही पता चल गया कि ये कितने अद्भुत और खास हैं। ये स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से भारी थे और इनके हमले उनके दुश्मनों के लिए बेहद विनाशकारी थे। ये समझना जरूरी है कि अगर पैट्रियार्क क्लियरविंड एक बार फिर निंग से आमने सामने की टक्कर लेता तो उसे कुछ ही समय में भागने पर मजबूर होना पड़ता। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड पैट्रियार्क क्लियरविंड के बराबर ही था, लेकिन वह निंग को पूरी तरह से इसलिए हरा पाया क्योंकि ये 6 युद्ध हथौड़े इतने असाधारण थे। बचाव करते समय वह इनका उपयोग बिजली की तरह एक पूर्ण सुरक्षा कवच बनाने के लिए कर सकता था। भागते समय ये उसे घेर लेते थे और उसे प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चलने देते थे। वह इससे धीमी गति से केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि 9 नवीनता कलाएं उस पर आक्रमण कर रही थीं। जैसे ही उसने 6 युद्ध हथौड़े हासिल किए, दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड समझ गया कि ये जरूर किसी प्राचीन शक्ति, शायद किसी उच्च स्तरीय शाश्वत सम्राट द्वारा छोड़ी गई अत्यंत शक्तिशाली वस्तुएं होंगी। इन्हें हासिल करने के बाद संप्रदाय में उसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अच्छा नहीं, दाव लॉर्ड ग्रेसफुल एक की रिफाइनर था और इसलिए दूर से ही युद्ध कर रहा था। जब उसने नोविसेस ऊर्जा की उन 9 ड्रैगन जैसी धाराओं को प्रकट होते देखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह जानलेवा खतरे में है। यहाँ तक कि उसके जादुई खजाने भी उन 9 ऊर्जा धाराओं से नष्ट हो गए, जिससे वह उन पर नियंत्रण खो बैठा। अगर उन चीजों ने मुझे छू भी लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। दाव लॉर्ड ग्रेसफुल ने दांत पीसकर एक काली डिस्क के आकार की दाव सील निकाली जो अजीबोगरीब लहरदार रूनों की परतों से ढकी थी, फिर उसे कुचल दिया। स्वूश! तुरंत ही काली रोशनी की कई धारियां उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं, और बस यूं ही वह टेलीपोर्ट हो गया और गायब हो गया। विशालकाय पाषाण दानव दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम उन 9 नवीनता कलाओं द्वारा अपने पाषाण शरीर के टुकड़े टुकड़े होते ही पीड़ा भरी चीखें निकाल रहा था। वह इस प्रहार को झेलने में पूरी तरह असमर्थ था और उसका विशाल 10 लाख किलोमीटर लंबा शरीर तेजी से टूटकर एक शिलाखंड के आकार के सिर के अलावा कुछ नहीं रह गया। उसकी आंखों में निराशा का भाव था। निंग ने लगभग तुरंत ही अपनी 9 नव ज्ञान कलाओं को सक्रिय कर दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि दूर बैठे नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को भी हस्तक्षेप करने का समय नहीं मिला। अरे, निंग ने भौहें चढ़ाईं। 2 लोग वाकई बच निकलने में कामयाब रहे। जिस लड़ाई में हम अभी थे उसने स्पेस टाइम में विकृतियां पैदा कर दी थीं, जिससे सामान्य तरीकों से टेलीपोर्ट करना नामुमकिन हो गया था। हालांकि दाव लॉर्ड ग्रेसफुल किसी तरह की दाव सील का इस्तेमाल करके भागता हुआ दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा साधारण और कमजोर इंसान भी इतने अद्भुत खजाने छिपाए हुए होगा। निंग ने भविष्यवाणी की थी कि दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड उसके जानलेवा प्रहार से बच निकलेगा। वह आदमी इतना ताकतवर था कि उसके पास जान बचाने के लिए निश्चित रूप से कुछ तुरुप के पत्ते होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि दाव लॉर्ड ग्रेसफुल भी इतनी दुर्लभ वस्तु निकाल पाएगा। दाव लॉर्ड क्लेवरमाइंड के 6 महान युद्ध हथौड़े निस्संदेह असाधारण शक्ति के हथियार हैं। वे वास्तव में मेरी 9 नवीनता कलाओं को सीधे रोकने में सक्षम थे। कोंगसन या नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के लिए ऐसा करना एक बात होती, लेकिन किसने सोचा होगा कि क्लेवरमाइंड भी ऐसा कर सकता है। वे 6 युद्ध हथौड़े वाकई अद्भुत हैं। वे उसे अविश्वसनीय गति से भागने की भी अनुमति देते हैं। निंग उन चीजों की असाधारणता देखकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यद्यपि निंग के मन में अनेक विचार कौंध रहे थे, फिर भी उसके हाथ बिजली की गति से चल रहे थे। जब उसने एक काली लौकी को उछाला जो सीधे दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम के पथरीले रूप की ओर उड़ी। दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम, या तो मेरे सामने झुक जाओ या मर जाओ। निंग दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम के पत्थर जैसे सिर को घूर रहा था। उसका एकमात्र हिस्सा जो अक्षुण्ण बचा था। तुरंत चुन लो, आज्ञा मानो। दाव लॉर्ड ब्रूटफ्लेम बुरी तरह डर गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चुनाव कर लिया।
झट सिर सीधा काली लौकी और उसके चारों ओर फैली नवीनता ऊर्जा के क्षेत्र की ओर उड़ गया और सिकुड़ते हुए लौकी में तेजी से गायब हो गया। धिक्कार है, निंग को उन 9 नव विद्याओं का प्रयोग करते देख नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। डाउलॉर्ड्स के बीच युद्ध अविश्वसनीय गति से हो रहे थे, जिससे उनके लिए डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम को बचाना असंभव हो गया था। धमाका। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड लगभग तुरंत अपने मंदिर से बाहर निकला। उसके हाथों में एक गहरे लाल रंग का लंबा डंडा दिखाई दिया और लगभग तुरंत ही 10 करोड़ किलोमीटर तक फैल गया। उसने लंबे डंडे को झपट्टा मारकर अविश्वसनीय रूप से दूर निंग की ओर ऐसे उछाला मानो वह स्वर्ग के स्तंभों में से एक हो। धमाका। जब छड़ी बाहर निकली तो मानो दुनिया ही अंधकार में हो गई। जब वह 9 नवीनता कलाओं से टकराई तो नवीनता कलाओं का ऊर्जा प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि 9 नवीनता कलाएं शुरू में निराकार थीं, इसलिए जैसे ही छड़ी तेज गति से निंग की ओर टूटती रही, वे जल्दी ही सामान्य हो गईं। कितना अफसोस है। एक भयानक लाठी प्रहार का सामना करते हुए निंग ने बस भागते हुए डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड की तरफ एक नजर डाली, जो अपनी बिजली के सुरक्षा पिंजरे की बदौलत बच रहा था। डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड इस समय प्रकाश की गति से 50 गुना से भी ज्यादा तेज गति से भाग रहा था, लेकिन अगर निंग अपने उड़ने वाले जहाज का इस्तेमाल करे तो वह उस आदमी को पकड़ सकता है। समस्या ये थी कि थंडरहैमर पिंजरा 9 नव विद्याओं से भी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए निंग के लिए अपने किसी भी अन्य हमले से उसे भेदना निस्संदेह कठिन था। उसके पास एकमात्र विकल्प अपनी श्रेष्ठ नीला फूल धुंध ऊर्जा पर निर्भर होकर धीरे धीरे एक विनाशकारी युद्ध लड़ना था, जिसे वह समय के साथ जीत भी सकता था। लेकिन उसके लिए समय नहीं था। निंडस्ट सेक्लॉर्ड आ चुका था। तो आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड या डाउलॉर्ड कोंगसन जैसे लोग नजदीकी मुकाबले में कितने मजबूत होते हैं। निंग को अंदाजा हो गया था कि स्काईवुड सिटी की लड़ाई के बाद से उसमें कुछ सुधार आया है, जबकि उसकी मजबूत 9 नवीनता कलाएं उसके दुश्मन की कर्मचारी कलाओं को कमजोर और कमजोर कर सकती हैं। ऐसा लग रहा था कि निंग कम से कम उस आदमी को अच्छी टक्कर तो दे पाएगा। मेरे लिए तोड़ो। निंग ने सभी 6 भुजाओं के साथ एक तलवार पकड़ ली, फिर अपने ओमेगा तलवार दाव के स्वर्ग तोड़ने वाले रुख को उजागर किया। धमाका। विनाशक छड़ी स्वर्ग भेदी तलवार से सीधे टकरा गई। निंग को महसूस हुआ कि टक्कर से एक अतुलनीय विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा का उभार उस पर टूट पड़ा। हेगेमोन कवच के प्रहार की अधिकांश शक्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वह पीछे की ओर उड़ गया। वह सचमुच मरा नहीं। चांदी के चेहरे और चांदी के वस्त्र पहने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड थोड़ा हैरान हुआ। तो फिर मेरा एक और वार झेलो। वह सीधे नोवेसेंस ऊर्जा के भयानक क्षेत्र में घुस गया और इस क्षेत्र की शक्ति ने उसे और भी हैरान कर दिया। उसे अपनी गति तेजी से कम होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह हमलों को झेलने में सक्षम था। वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक कठिन दुश्मन है। इसकी गुप्त कलाएं मेरी कलाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। लड़ाई बहुत तेजी से हो रही थी। डाउलॉर्ड ब्रूटफ्लेम जिंदा पकड़ा गया। डाउलॉर्ड ग्रेसफुल बिना किसी निशान के गायब हो गया, जबकि डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड डर के मारे भाग गया। बस कुछ ही पल बाद नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने हमला कर दिया। वह कौन सी तकनीक थी? तीनों उप सेक्टर लॉर्ड एक ही वार में हार गए। यहाँ तक कि नाइनडस्ट सेक्टर लॉर्ड भी अब मैदान में उतर आया है। यह अवश्य ही किसी प्रकार की गुप्त कला होगी, या शायद किसी प्राचीन शक्ति की दाव सील का खुलना। दूर बैठे दर्शक और नाइनडस्ट साधक सभी घबराहट और ध्यान से देख रहे थे। ये सब बहुत तेजी से हो रहा था, और अगर वे पलक भी झपकाते तो ये सब खत्म हो सकता था। निंग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने कितनी निडरता से नोवेसेंस ऊर्जाओं की बाढ़ में छलांग लगा दी। आखिरकार डाउलॉर्ड कोंगसन भी उसकी 9 नोवेसेंस कलाओं का सामना करने में सक्षम था। निंडस्ट सेक्लॉर्ड का इसका प्रतिरोध कर पाना स्वाभाविक था, क्योंकि वह शक्ति में सामान्य शाश्वत सम्राटों के बराबर था। एक बार जब मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा तो मेरी 9 नोवेसेंस कलाएं भी नाटकीय रूप से प्रबल हो जाएंगी। तब तक ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि मैं अभी भी आमने सामने की लड़ाई में कोंगसन और नाइनडस्ट जैसे दैत्यों से कहीं कमजोर हूँ। मुझे लगता है कि मेरे नोवेसेंस आर्ट से गुजरने पर उसके डंडे ने अपनी 30-40% शक्ति खो दी होगी। निंग इतना पीछे धकेल दिया गया था कि वह ईस्ट्रोड संप्रदाय की संरचनाओं के बिल्कुल किनारे पर जा गिरा था। उसका शरीर भी थोड़ा सुन्ना सा महसूस हो रहा था, और ये तब हुआ जब हेगेमोन कवच ने ज्यादातर प्रभाव को झेल लिया था। अगर उसके पास हेगेमोन कवच नहीं होता तो शायद उसकी मौत हो जाती या उसे गंभीर चोटें लगती। मर जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड सीधे निंग की ओर बढ़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। हाँ, चलो ईस्ट्रोड संप्रदाय के अंदर इस लड़ाई को जारी रखते हैं। निंग ने मुस्कुराते हुए ठहाका लगाया, फिर पीछे हट गया और ईस्ट्रोड संप्रदाय की संरचनाओं के सुरक्षात्मक आलिंगन में आ गया। बाहरी दुनिया में अपनी 9 नवीनता कलाओं के सहारे भी वह पीछे की ओर उड़ गया था। वहां उसके लिए लड़ाई लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ईस्ट्रोड द्वारा स्थापित संरचनाएं कितनी प्रभावशाली हो सकती हैं? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को जरा भी संकोच नहीं हुआ। अपने हाथों में लॉन्ग स्टाफ लेकर उसने सुरक्षा अवरोधों को भेदते हुए एक छेद कर दिया और सीधे ईस्ट्रोड सेक्ट के अंदर घुस गया। पुस्तक 30, अध्याय 10, दूसरे चरण का सफलतापूर्ण डाउनलोड। मैं अंदर हूँ। ईस्ट्रोड संप्रदाय पर आक्रमण करने के बाद नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी की आंखों में उत्साह की एक झलक झलक उठी। उसे आभास हो गया कि भाग्य उसे सीधे बुला रहा है। अब मैं इसे और भी स्पष्टता से महसूस कर सकता हूँ। जब पैट्रियार्क ईस्ट्रोड जीवित थे तब मैं यहाँ आने से डरता था, लेकिन क्या सेकंड स्टेप का ये नासमझ डाउनलोड सचमुच सोचता है कि वह मुझे रोक सकता है, भले ही वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो?
क्या मजाक है। सम्राट की अंकगणितीय भविष्यवाणियां बिल्कुल सही थीं। मेरा भाग्य सचमुच इसी क्षेत्र में बसता है। नाइनडस्ट संप्रदाय में संप्रदायाध्यक्ष का पद पाने के लिए मैंने जो भी प्रयास किया वह सार्थक रहा। नाइनडस्ट संप्रदायाध्यक्ष के मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे, लेकिन आक्रमण करते समय उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। मेरे लिए तोड़ो। उसके हाथों में पकड़ा हुआ लंबा डंडा तेजी से आगे बढ़ा। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लगा जैसे पानी का एक अंतहीन सागर आसमान की ओर गरज रहा हो। उसके लंबे डंडे में विनाशकारी ऊर्जा की अनगिनत लहरें थीं जो ईस्टरोड संप्रदाय के भीतर हर चीज पर बेरहमी से प्रहार कर रही थीं। उसके लंबे डंडे से महल ढह गए, दीवारें ढह गईं और आंगन बिखर गए। उसका प्रवेश और उसका हमला इतना अचानक था कि ईस्टरोड संप्रदाय के कुछ तमाशबीन शिष्य समय रहते भाग नहीं पाए। उनमें से 11 तुरंत मारे गए। तुरंत छुप जाओ। डाउलॉर्ड थंडरहीट चौंक गया। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का हमला बहुत तेज था। मेरे पीछे छुप जाओ कहते हुए उसने जल्दी से ईस्टरोड सेक्ट की संरचनाओं पर नियंत्रण कर लिया। एक फुफकार की आवाज के साथ ईस्टरोड संप्रदाय के अंदर की कई संरचनाएं सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक अवरोधों के साथ एक साथ सक्रिय हो गईं। एक के बाद एक सुनहरी ज्वालाओं की लपटें प्रकट होने लगीं। फिर सुनहरे सांपों की एक अंतहीन धारा की तरह ईस्टरोड संप्रदाय के स्वामी पर एकत्रित होने लगीं। प्रत्येक सांप साधारण लग रहा था, लेकिन उन्हें देखते ही नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। कुलपति ईस्टरोड वास्तव में इतनी विशाल संरचना स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। किसी दूसरी बड़ी शक्ति के अड्डे में घुसना बेहद जोखिम भरा काम था। वह बहुत पहले से ही इस जगह में घुसना चाहता था, लेकिन जब तक पैट्रियार्क ईस्टरोड जिंदा है और उसका अवतार इस जगह पर पहरा दे रहा है, तब तक नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के लिए यहाँ घुसने की हिम्मत करना मुश्किल था। तुरंत यहाँ आ जाओ। डाउलॉर्ड थंडरहीट ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। अपने विभिन्न शिष्यों को ले जाकर उन्हें अपनी संपत्ति दुनिया में ले गया। तुम तीनों को भी देखना बंद कर देना चाहिए। निंग सू यूजी, पिल्सिंट और नाया के पास गया। उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। डाउलॉर्ड थंडरहीट, और मुझे ठीक से पता नहीं है कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के पास क्या शक्तियां हैं। हो सकता है कि वह कोई ऐसा जबरदस्त जानलेवा वार करे जिससे तुम सब बस एक तरह से नष्ट हो जाओ। ठीक है। सू यूजी और बाकी लोग अपनी जिंदगी किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे सू यूजी, पिल्सेंट और नाया तुरंत उसकी संपत्ति की दुनिया में खींचे चले आए। अब तक ईस्टरोड संप्रदाय में केवल 3 जीवित प्राणी ही बचे थे। बाकी सभी को संपदा लोकों में खींच लिया गया था। ये 3 थे नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी जी निंग और डाउलॉर्ड थंडरहीट। सावधान डाउलॉर्ड थंडरहीट, निंग ने मन ही मन कहा। डाउलॉर्ड थंडरहीट छिप नहीं सकता था। उसे संरचनाओं को नियंत्रित करने के लिए यहीं बाहर रहना पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से बहुत दूर रहूंगा, और ईस्टरोड संप्रदाय के अंदर की संरचनाएं नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी के लिए ये जानना भी असंभव बना देंगी कि मैं कहाँ हूँ। अगर फिर भी मैं किसी तरह दुर्घटनावश मर गया तो इसके लिए सिर्फ मेरी बदकिस्मती ही जिम्मेदार होगी। डाउलॉर्ड थंडरहीट की आंखों में एक उन्मादी भाव था, साथ ही डाउवादी डार्कनॉर्थ, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। वही दिशा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड भाग्य की खामोश फुसफुसाहटों का अनुसरण करने के लिए मुड़ा। ईस्टरोड संप्रदाय में और भीतर तक गया, सुनहरे सांपों से बचाव जारी रखते हुए और अपने पीछे पूर्ण विनाश छोड़ते हुए। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड, बाहरी दुनिया में मैं शायद आपका मुकाबला न कर पाऊं, लेकिन ईस्टरोड सेक्ट में आपका आक्रमण बहुत ही ढीठ है। निंग ने एक बार फिर खुद को प्रकट किया। उसकी 9 नवीनताएं तैयार थीं। निंग की आंखों में युद्ध करने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड जैसे विशेषज्ञों के पास दाव की गहरी समझ थी, और उन्होंने निंग पर युद्ध में एक बिल्कुल अलग तरह का दबाव डाला, जिससे उसके लिए अपने दाव को समझना आसान हो गया। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई बेहद खतरनाक होती, जरा सी भी चूक मौत का कारण बन सकती थी। निंग अब उससे इसलिए लड़ पा रहा था क्योंकि ईस्टरोड सेक्ट की संरचनाएं उसकी मदद कर रही थीं। स्विश, तलवार की रोशनी की एक किरण नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर उड़ी, जिसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। धिक्कार है, ये तो सेकंड सटिप का वह परेशान करने वाला डाउलॉर्ड है। हिस्सस, अनगिनत सुनहरे सांप उसके चारों ओर उमड़ पड़े, और 9 नवीनता कलाएं गड़गड़ाने लगीं, जैसे वे ऊर्जा के ड्रैगन में बदल गईं, जो उस पर उग्र रूप से टूट पड़े। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के शरीर के चारों ओर पानी का एक लहरदार पर्दा दिखाई दिया, लेकिन अंततः उसकी सुरक्षा व्यवस्था टिक नहीं पाई। फिर भी हमलों की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। इस संरचना की शक्ति और दूसरे चरण के डाउलॉर्ड की गुप्त कलाओं के संयोजन का अर्थ है कि मैं अपनी असली शक्ति का 10वां हिस्सा ही प्रकट कर पा रहा हूँ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड कीचड़ में फंसे एक साधारण व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था। हर एक प्रहार और गति सामान्य से बहुत धीमी थी, और उसके वार की शक्ति भी। झनकार, निंग की तलवार की रोशनी एक बार फिर सीधे उसकी ओर आए। फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। उसकी लंबी लाठी किसी बाढ़ के अजगर की तरह आगे बढ़ी, लेकिन निंग की तलवार की रोशनी निराकार और निशानहीन थी, बिना आवाज के आगे बढ़ रही थी और हर दिशा से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी तलवारबाजी वाकई अप्रत्याशित है। पिछली लड़ाई में नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग पर जबरदस्त कब्जा कर लिया था, इसलिए उसे असल में अंदाजा नहीं था कि निंग की तलवारबाजी से निपटना कितना मुश्किल है। अब जब उसकी निजी शक्ति नाटकीय रूप से कम हो गई थी, तो उसे समझ आ गया कि निंग वाकई कितना मुश्किल दुश्मन था। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो ईस्ट्रोड संप्रदाय के अड्डे पर लड़ाई मेरे लिए नुकसानदेह होगी। नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसका आभामंडल तुरंत नाटकीय रूप से फैल गया। उसके हाथों में मौजूद लंबी छड़ी का आकार और भी बढ़ गया, जिससे वह निंग पर तुरंत हावी हो गया और निंग फिर से रक्षात्मक हो गया। तो नाइन डस्ट संप्रदाय का नया सेक्लॉर्ड भी इतना ही शक्तिशाली है ना? निंग और भी उत्साहित हो गया। बिल्कुल सही, वह जितना शक्तिशाली होगा मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। मुझे बस उम्मीद है कि वह मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा। निंग अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए बेताब था और उसे जरूरी अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए इस तरह के भयानक दबाव की जरूरत थी। नाइन डस्ट संप्रदाय का एक पूर्व संप्रदाय प्रधान था जो बेहद दुष्ट व्यक्ति था। उसी ने वास्तविक संप्रदाय की स्थापना की थी और उस समय डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड और अन्य सभी उसके अनुचर थे। बाद में पुराने संप्रदाय प्रधान की मृत्यु हो गई और नए संप्रदाय प्रधान ने सत्ता संभाली। नया संप्रदाय प्रधान हमेशा अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहने रहता था और एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति था। हर बार जब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था तो वह ब्राइट शो साम्राज्य को ये दिखा देता था कि वह डाउलॉर्ड कोंगसन जैसे लोगों के समान ही शक्तिशाली है। भाड़ में जाओ, भाग जाओ। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड निंग पर लगातार दबाव डाल रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि निंग को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा था। हालांकि धीरे धीरे निंग की आंखों का भाव बदलने लगा। पहले थोड़ी उलझन दिखाई दी, फिर एक गहरी समझ। साधक खुद को खतरनाक परिस्थितियों में क्यों डालते थे? वे जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर क्यों चलते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे केवल अत्यधिक दबाव में प्राप्त अनुभूतियों के माध्यम से ही सफलता प्राप्त कर सकते थे। यदि वे अपना सारा समय और प्रयास एकांत में प्रशिक्षण पर केंद्रित करते तो उनके लिए वास्तव में सिद्धहस्त व्यक्ति बनना कठिन होता। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड की कर्मचारी कलाएं वास्तव में गूढ़ और गहन थीं। हालांकि निंग ने ओमेगा स्वॉर्ड दाव में प्रशिक्षण लिया था, फिर भी वह केवल प्रथम चरण का दाव लॉर्ड ही था। परिणामस्वरूप नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड का दाव निंग की मूल शक्ति से पूरी तरह से आगे निकल गया, जिससे उस पर भारी दबाव पड़ा। इस भारी दबाव के बीच निंग ने लगभग 10 लाख वर्षों तक शून्य पथ पर चलते हुए अर्जित अनुभवों के बल पर कुछ सफलताएं प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो ये है मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव। लेवल 2। निंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। धमाका धमाका धमाका। 9 नवीनता कलाएं शुरू में प्रभावशाली और अद्भुत थीं, लेकिन अचानक वे पहले से कहीं अधिक गूढ़ और गहन हो गईं। वे स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थीं और अब ईस्ट्रोड संप्रदाय की रक्षा करने वाले प्रतिबंधात्मक मंत्रों जितनी ही शक्तिशाली थीं। निंडस्ट संप्रदाय का स्वामी ये देखकर स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण पहले तक वह निंग पर हावी था, लेकिन अब उसे अपनी सारी ऊर्जा 9 नवीनता कलाओं और उन छोटे सुनहरे नागों का विरोध करने में लगानी थी। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड अपनी लंबी लाठी घुमा रहा था, लगातार चकमा देते हुए बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था। इस युद्ध की प्रचंड लहरें आसपास के सभी महलों को ढहा रही थीं। अगर मैं अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ तीसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो मेरी 9 नवीनता कलाएं शक्ति में डाउलॉर्ड ऑलगॉड के स्तर तक पहुंच सकती हैं। निंग ने मन ही मन सोचा। अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव की शक्ति से संबंधित उसकी गणना के आधार पर जब वह तीसरे चरण का डाउलॉर्ड था तो उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव लगभग महल के स्वामी डॉनस्टार या डाउलॉर्ड ऑलगॉड जैसे दाव के बराबर होगा। तब तक जब उसने अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को अपनी 9 नवीनता कलाओं में शामिल कर लिया होगा, तो वे उतनी ही शक्तिशाली हो जानी चाहिए थीं जितनी तब थीं जब डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने सम्राट मेलोबो को दबाने और फंसाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका उपयोग किया था। अभी की बात करें तो वह अभी तक सम्राट मेलोबो को दबाने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड को हल्के कदमों से चलने के लिए मजबूर करने में सक्षम था, जबकि अतीत में बाद वाला बहुत अधिक कठिनाई के बिना इसका बचाव करने में सक्षम था। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड, है ना? जब मैंने कोंगसन को मारा तो ये सब हेगेमोन दाओ सील की बदौलत था, मेरी अपनी शक्ति की वजह से नहीं। अगर मैं अपनी क्षमताओं से नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड को मार सकूं तो यह और भी दिलचस्प होगा। निंग तुरंत पीछे हट गया और उसने अपनी 9 नोविसेस कलाओं को उन छोटे सुनहरे नागों के साथ आगे भेज दिया। इस समय वह अपनी इच्छानुसार आगे और पीछे हट सकता था। निंग तेजी से हजारों किलोमीटर पीछे हट गया, फिर एक खाली क्षेत्र में खड़ा हो गया और दूर से देखा कि कैसे 9 नवकलाएं और छोटे सुनहरे सांप निंडस्ट सेक्लॉर्ड को घेर रहे थे। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, तुम पीछे क्यों हट गए? डाउलॉर्ड थंडरहीट ने पूछा। हाँ, मुझे कुछ अंतर्दृष्टियां मिली हैं और मैं अपनी सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, निंग ने मन ही मन कहा। ऐसा करने के बाद नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड अब कोई समस्या नहीं रहेगा। झटपट एक काला उड़ता हुआ जहाज प्रकट हुआ और निंग उसमें प्रवेश कर गया। अपनी 9 नवीनता कलाओं और अपने उल्टे हुए जहाज की रक्षा के साथ वह अपनी सफलता शुरू करने के लिए तैयार था। हालांकि उसकी सफलता 2 चरणों वाली प्रक्रिया होगी। पहले वह एक की रिफाइनर के रूप में सफलता हासिल करेगा, अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र को उन्नत करेगा, फिर अपने दिव्य शरीर के साथ भी सफलता हासिल करेगा। आखिरकार वह युद्ध के मैदान में था। अगर वह दोनों पहलुओं में एक साथ सफलता हासिल करने की कोशिश करता तो गंभीर संकट में पड़ने पर वह वापस लड़ भी नहीं पाता। सावधानी बरतना ही बेहतर था। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए निंग ने केवल अराजकता रत्नों का उपयोग करने का फैसला किया। जब उसने डाउलॉर्ड कोंगसन को मारा था तब उसे ढेर सारे खजाने मिल गए थे। बाकी खजानों और अनोखी चीजों के अलावा निंग के पास 2 करोड़ से ज्यादा घनों के बराबर अराजकता अमृत और अराजकता रत्न थे। दूसरे चरण का डाउलॉर्ड बनने के लिए जितने अराजकता रत्नों की जरूरत थी वह निंग के लिए नगण्य था।
गड़गड़ाहट। निंग के जिंदन अराजकता क्षेत्र के भीतर दाव वृक्ष बढ़ने लगा। पुस्तक 30, अध्याय 11, नाइन डस्ट सेक्लॉड्स लक्ष्य में सफलता। विशाल दाव वृक्ष की हर शाखा पत्तों से लदी हुई थी और उड़ते हुए अजगर की तरह आसमान की ओर फैली हुई थी। पहले वे 1,56,000 मीटर ऊंचे थे, लेकिन अब वे फिर से चढ़ने लगे। पेड़ का तना और भी मोटा होता गया और जल्द ही 252,000 मीटर की अद्भुत ऊंचाई तक पहुंच गया। दूसरे चरण के दाव लॉर्ड्स के लिए 252,000 मीटर की ऊंचाई एक सीमा थी। सामान्य दाव लॉर्ड्स जब दूसरे चरण की साधना में आगे बढ़ते थे तो आमतौर पर अधिकतम 210,000 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाते थे। धीरे धीरे और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अपने दाव को और अधिक परिष्कृत करने के बाद ही वे 252,000 मीटर तक पहुंच पाते थे। हालांकि जी निंग अलग थे। उनका ओमेगा स्वॉर्ड दाव सचमुच ओमेगा था। वह जिस भी स्तर पर होते वह हमेशा शक्ति के शिखर पर होता और उससे आगे जाना एक मौलिक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता। इसी तरह चौथे चरण के कुछ दाव लॉर्ड्स को कगार तक पहुंचने से पहले अनगिनत वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ता, लेकिन कुछ चौथे चरण पर पहुंचते ही दावमंच के कगार पर पहुंच जाते। हालांकि मेरे लिए ओमेगा स्वॉर्ड दाव का प्रशिक्षण लेना बहुत कठिन है। मुझे पहले चरण के दाव लॉर्ड से दूसरे चरण के दाव लॉर्ड बनने में बहुत समय लगा। निंग ने आह भरी। सु यूजी बहुत पहले ही दूसरे चरण पर पहुंच चुके थे। जहां तक पिलसेंट का सवाल है, उन्होंने खुद को रसायन विद्या के अध्ययन में पूरी तरह से डुबो दिया था और बहुत ही सहज तरीके से सफलता प्राप्त की थी। ज्यादातर दाव लॉर्ड्स के लिए यही स्थिति थी। पहले चरण से दूसरे चरण तक पहुंचना बहुत ही आसान था। उनमें से ज्यादातर के लिए कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन निंग तकनीकी रूप से 10 लाख से भी ज्यादा वर्षों के त्वरित समय के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। फिर भी तुलनात्मक रूप से दूसरे चरण तक पहुंचना काफी आसान था। तीसरे चरण का दाव लॉर्ड बनना 100 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। चौथे चरण तक पहुंचने की बात वह और भी मुश्किल होगा। निंग समझ गया था कि कोई भी दाव जितना कठिन होगा, उसके लिए उसमें प्रशिक्षण के दौरान उसे पार करना उतना ही मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए न्यूमेरेंसी को ही लीजिए। यहाँ तक कि जो इस दाव में दाव लॉर्ड बैडलैंड्स जितना अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, वह भी तीसरे चरण का दाव लॉर्ड ही था। निंग का ओमेगा स्वॉर्ड दाव बैडलैंड्स के दाव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। फुसफुसाहट। जैसे जैसे दाव वृक्ष बढ़ता गया, जिंदन अराजकता क्षेत्र भी फैलने लगा। चूंकि निंग अपनी सफलता के लिए अराजकता रत्नों का उपयोग कर रहा था, इसलिए कोई हलचल नहीं हुई और आसपास की आदिम अराजकता में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सका। निंग का ध्यान पूरी तरह से आवश्यक सफलताएं प्राप्त करने पर केंद्रित था और उसने अपनी नवनवीनता कलाओं को बनाए रखने और उन्हें नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड पर आक्रमण करने में थोड़ी सी ऊर्जा खर्च की। धिक्कार है, ये गुप्त कलाएं अचानक इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों हो गई हैं? नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने अपने हाथों में लंबी छड़ी घुमाई। उसका शरीर लगातार फड़क रहा था क्योंकि वह छोटे सुनहरे सांपों और 9 शक्तिशाली नोविसेंस कलाओं के अंतहीन समुद्र को रोकने के लिए अपने हथियार को हर दिशा में घुमा रहा था। वही दिशा है, उधर। मैं भाग्य की फुसफुसाहट को और तेज होता हुआ महसूस कर सकता हूँ। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड 9 नव विद्याओं और छोटे सुनहरे सांपों से लड़ने में सक्षम था, लेकिन असल में वह गलती से एक खास दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था। चकमा देते हुए वह कभी बाएं जाता, कभी दाएं जाता, कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे हटता, लेकिन कुल मिलाकर वह उस जगह के और करीब पहुंचता जा रहा था जो उसे पुकार रही थी। यही मेरी नियति है। मैंने सम्राट के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने नाइन डस्ट संप्रदाय पर कब्जा कर लिया है और उसके जरिए आसपास के सभी इलाकों का पता लगाया है, और अब मुझे आखिरकार यकीन हो गया है कि मेरी नियति ईस्टरोड संप्रदाय में ही है। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी पर काफी दबाव पड़ रहा है, लेकिन असल में सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में था। हालांकि ईस्टरोड संप्रदाय और 9 नवविद्या कलाओं की संरचनाएं अत्यंत शक्तिशाली थीं, फिर भी उनमें एक समान दोष था। दोनों ही डोमेन प्रकार के आक्रमण थे। उन छोटे सुनहरे सांपों की संख्या बहुत अधिक थी और उन्हें मुख्य रूप से शत्रु को फंसाने और उस पर बोझ डालने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे दाव लॉर्ड ईस्टरोड स्वयं ही वास्तविक घातक प्रहार कर सके। निंग की 9 नवीनता कलाओं का भी एक डोमेन प्रकार के हमले के रूप में उपयोग किया जाना था। दाव लॉर्ड ऑलगॉड ने सम्राट मेलोबो को फंसाने के लिए ये तकनीक विकसित की थी। ये दुश्मन को फंसाने और घेरने के लिए एक डोमेन के रूप में काम करने के लिए थी। ये कमजोर दाव लॉर्ड्स को आसानी से चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली पर इनका केवल प्रतिबंधात्मक प्रभाव ही पड़ता था। फुसफुस फुसफुस। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड धीमी गति से चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसे डर था कि कहीं दाव लॉर्ड थंडरहीट या जी निंग का ध्यान उसकी ओर न चला जाए। सफलता। निंग ने अपने काले उड़ते हुए जहाज में खुशी का भाव प्रकट किया। आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई थी। उसकी आभा अब पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो गई थी और उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा दोनों पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। निंग ने जल्दी से अपनी पीठ पर लगी 6 उत्तरधनुष तलवारों को मजबूत करना शुरू कर दिया और उन्हें तलवार दाव के अपने सारभूत कोर को बेहतर बनाने में मार्गदर्शन दिया। जीवन रक्त हथियारों की यही खूबी थी। आप उनके सारभूत कोर को लगातार निखार और उन्नत कर सकते थे, जिससे वे आपके साथ साथ बढ़ते रहते। फिर भी जीवन रक्त हथियार बनाने की जरूरतें काफी कड़ी थीं। दाव लॉर्ड कोंगसन द्वारा छोड़ा गया कोई भी खजाना जीवन रक्त हथियार में बदलने लायक नहीं था। अब मेरे लिए अपनी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा को उन्नत करने का समय आ गया है।
निंग का युद्ध कौशल मुख्यतः नीलापुष्प धुंध ऊर्जा की बदौलत था। उसने अपनी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को नीलापुष्प क्षेत्र में तेजी से प्रवाहित किया और आवश्यकतानुसार दोनों को अपने अराजकता रत्नों से भर दिया। हालांकि उसका नीलापुष्प क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया था, इसलिए उसे नीलापुष्प धुंध ऊर्जा से भरने के लिए निंग को अपने दिव्य शरीर और अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र को उन्नत करने में लगने वाले समय से कहीं अधिक समय की आवश्यकता थी। मुझे लग रहा है कि यह मेरे 100 किलोमीटर के दायरे में है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। अब और देर करने की जरूरत नहीं है, चलो करते हैं। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अचानक अपने हाथों में लंबी छड़ी लेकर हमला किया और डोमेन के हमलों को ऐसे किनारे कर दिया मानो वह उनसे पानी को 2 भागों में बांट रहा हो। फिर पूरी गति से एक निश्चित दिशा की ओर दौड़ा। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए 100 मीटर कुछ भी नहीं था। धमाका! वह एक ऐसे आंगन में पहुंच गया था जो एक प्रतिबंधात्मक दीवार से सुरक्षित था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का आभामंडल एक बार फिर फूट पड़ा। साफ था कि अब वह पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथों में मौजूद लाठी सीधे उस संरचना को भेदती हुई आंगन में घुस गई। वह आंगन में एक सजावटी पहाड़ से टकराई जिसके ऊपर एक पत्थर के दरवाजे की नक्काशी थी। ये रहा तो ये पूर्वजों का खजाना था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को जरा भी संकोच नहीं हुआ। अब तक मूर्ति की आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि उसका दिल कांप उठा। वह तुरंत आगे बढ़ा और पत्थर के दरवाजे पर हाथ रखा। फुफ! पत्थर का दरवाजा तुरंत खुल गया और उसके अंदर का रास्ता दिखाई देने लगा। स्वूश! नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड तुरंत गलियारे में कूद गया। अच्छा नहीं, डाउलॉर्ड थंडरहीट दूर कहीं बेस की रक्षा करने वाली संरचनाओं को नियंत्रित कर रहा था। जैसे ही नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड अचानक उस आंगन की ओर बढ़ा जिसके भीतर शून्य मार्ग छिपा था, उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बिना किसी हिचकिचाहट के उस संरचना को तोड़कर शून्य मार्ग में घुस गया तो डाउलॉर्ड थंडरहीट का चेहरा मानो सफेद पड़ गया। साथ ही दाववादी डार्कनॉक नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को रोकने में असमर्थ। डाउलॉर्ड थंडरहीट के पास निंग को पुकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस पर निंग के पास और अधिक नीलापुष्प धुंध ऊर्जा जमा करने का समय नहीं था। उसके शरीर के अंदर इसकी केवल 3 बूंदें थीं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ है। शून्य पथ को छुपाने वाला सजावटी पर्वत वास्तव में एक साधारण वस्तु थी जिसमें कोई आभा नहीं थी, लेकिन नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड वास्तव में सीधे उसकी ओर बढ़ा था मानो वह उसके अंदर छिपे रहस्यों को जानता हो। फिर शून्य पथ में प्रवेश कर गया। निंग के पास 9 नवीनता कलाएं होने के बावजूद वह उस आदमी को रोक नहीं पाया था। मैं उससे निपट लूंगा। निंग तुरंत आगे बढ़ा और कृत्रिम पर्वत के सामने फुफकारता हुआ पहुंचा। फिर वह शून्य पथ में गोता लगा गया। हालांकि उसे नीलापुष्प धुंध ऊर्जा की उन 3 बूंदों को इकट्ठा करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन युद्ध के दौरान उनका उपयोग काफी धीरे धीरे होता था, इसलिए शायद 3 बूंदें ही पर्याप्त होती। निंग और ऊर्जा इकट्ठा करने की योजना बना रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड अचानक शून्य पथ में गोता लगा देगा। ईस्टरोड संप्रदाय में भी शून्य पथ के रहस्य केवल डाउलॉर्ड स्तर के विशेषज्ञों को ही ज्ञात थे। यद्यपि निंग नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का पीछा कर रहा था, फिर भी उसने उस नीलाफूल धुंध ऊर्जा का और अधिक निर्माण जारी रखा ताकि वह जितना संभव हो सके उतना संग्रहित कर सके। शून्य पथ के भीतर जैसे ही नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड इस जगह में दाखिल हुआ, उसने तुरंत उस रास्ते को और उसके दोनों ओर 2 पंक्तियों में खड़े 30,000 सैनिकों को देखा। उनके प्राचीन कवच, उनकी गंभीर आभा और दूर एक सिंहासन की नक्काशी, इन सब बातों ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को रोमांच से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये पूर्वजों के खजानों में से एक है। पूर्वजों का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे रेडवाटर को पूर्वजों द्वारा स्थापित इस जगह पर आने का मौका मिलेगा। इतने सालों की मेहनत सार्थक थी, पूरी तरह से सार्थक। हाँ, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपना मुखौटा उतार दिया जिससे एक ठंडा, गंभीर सा दिखने वाला पुरुष चेहरा सामने आया। ये चेहरा इस समय उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि वह ध्यान से अपनी इंद्रियों से इस जगह की आभा को देख रहा था। ये पैतृक स्थल अपने भीतर क्या रहस्य छुपाए हुए है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की नजर तेजी से उस दूर स्थित सुनहरे सिंहासन पर गई, क्योंकि यही वह सिंहासन था जो उसे सबसे प्रबल कर्म आह्वान दे रहा था। मैं सबसे पहले वहां जाकर देखूंगा। लंबी छड़ी हाथ में लिए नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड सीधे सुनहरे सिंहासन की ओर बढ़ा। धमाका! जैसे ही उसने सुनहरे रास्ते पर कदम रखा, ऊपर के शून्य में अचानक प्रकाश का एक विशाल गोला प्रकट हुआ। प्रकाश के उस सुनहरे गोले ने पास खड़े 2 बख्तरबंद सैनिकों पर 2 किरणें फेंकी, जिससे वे तुरंत नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर दौड़ पड़े। तोड़ो! नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने बिना रुके अपने लंबे डंडे से हमला किया, जिससे दोनों सैनिक दूर उड़ गए। स्विश 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 स्विश! प्रकाश के सुनहरे गोले ने सुनहरी रोशनी की और भी किरणें बरसाईं, जिससे सैनिकों की एक सतत धारा नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर बढ़ चली। हालांकि सेक्लॉर्ड तेज गति से आगे बढ़ता रहा और अपने सभी विरोधियों को चकनाचूर कर दिया। झपट्टा! ठीक इसी समय शून्य पथ में एक और आकृति प्रकट हुई। वह एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जिसकी पीठ पर काली तलवारें थीं। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड। निंग ने एक भयंकर दहाड़ लगाई, जिससे उसकी सभी 9 नवीनताएं तुरंत बाहर की ओर उछल पड़ीं और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को जकड़ने की कोशिश करने लगीं। वे फ्लड ड्रैगन्स की तरह बाहर निकले, अविश्वसनीय गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए लगभग तुरंत ही सेक्लॉर्ड को पकड़ लिया। फिर उसके चारों ओर कुंडली मार ली। तुम मुझे रोकना चाहते हो? मैं एक लंबी यात्रा के बिल्कुल अंत में हूँ। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के बाल हवा में उड़ गए और उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी गुप्त कला का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि अब वह निंग से पहले की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था।
उसके चारों ओर पानी के पर्दे भी दिखाई देने लगे, जिससे नौ विद्याओं का प्रभाव कमजोर पड़ गया और वह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रहारों को सहन कर सका, क्योंकि वह अपनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह पागल हो गया है। निंग को ये बात तुरंत समझ आ गई, इसलिए वह भी तेज गति से आगे की ओर उड़ गया। जहाँ तक प्रकाश के सुनहरे गोले की बात है, तो उसने और भी सुनहरी किरणें फेंकी, जिससे और भी सैनिक निंग के सामने आ गए और उसका रास्ता रोकने लगे। पुस्तक 30, अध्याय 12, पूर्वज। पूर्वज तोड़ो। जी निंग ने तुरंत अपने 3 सिर 6 भुजाएं सक्रिय कर दिए। हाथों में 6 उत्तरधनुष तलवारें लिए उसने बख्तरबंद सैनिकों पर उतनी ही तेजी से हमला किया जितनी तेजी से नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने किया था। सैनिक उसे रोकने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड और निंग रास्ते में लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। तुलनात्मक रूप से निंग थोड़ा तेज था, क्योंकि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की गति नवीनता कलाओं के कारण धीमी हो रही थी। जैसे ही निंग सेक्लॉर्ड का पीछा कर रहा था, उसने अचानक मन ही मन चिल्लाया, सेक्लॉर्ड, मुझे लगता है कि आप ईस्ट रोड सेक्ट में इसलिए आए थे ताकि इस रास्ते में प्रवेश कर सकें। हम्फ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने आगे से एक ठंडी सिसकारी भरी, क्योंकि वह अपने रास्ते में सैनिकों को हराना जारी रखे हुए था। मैं अब तक इस उलझन में था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ ईस्ट रोड क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे तो ईस्ट रोड संप्रदाय पर हमला करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार ये लगभग कोई जगह नहीं घेरता। निंग ने मन ही मन कहा, और कोई भी बाहर से इस रास्ते में कुछ भी असामान्य नहीं देख सकता। लेकिन तुमने इसके आसपास के क्षेत्र की रक्षा करने वाली संरचना को भेद दिया और फिर सीधे उस ओर बढ़ गए। तुम जरूर इसके पीछे के कुछ राज जानते हो। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन निंग धीरे धीरे उसकी बात समझने लगा था। निंग ने खुद इस रास्ते की खोज तभी की थी जब डाउलॉर्ड थंडरहीट ने उसे इसकी ओर निर्देशित किया था। जब उसने पहली बार इस सजावटी पहाड़ को देखा था तो उसे इसमें कुछ खास नजर नहीं आया था। डाउलॉर्ड थंडरहीट और निंग दोनों ही इस बात से बेहद हैरान थे कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड सीधे पहाड़ की ओर कैसे उड़ चला, मानो उसे इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता हो। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अंततः कहा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। डाउलॉर्ड ईस्टरोड के मारे जाने के बाद से ही वह ये योजना बना रहा था। उसने डाउलॉर्ड ईस्टरोड की मृत्यु की खबर फैलाई थी, फिर घात लगाकर डाउलॉर्ड ओवरगोल्ड को मार डाला था। उसने नाइनडस्ट श्राइन को ईस्टरोड एवरवल्ट के बाहर पहरा देने के लिए भेज दिया था और उस पर चुपचाप नजर रख रहा था, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को घूर रहा हो। उसका लक्ष्य आतंक और दहशत फैलाना था, ताकि ईस्टरोड संप्रदाय स्वेच्छा से भाग जाए। अगर ईस्टरोड संप्रदाय सचमुच भाग गया होता तो चीजें आसान होती। भागने पर संप्रदाय के भीतर की संरचनाओं को पीछे हटना पड़ता और वह भाग्य की उस खामोश पुकार का अनुसरण कर पाता। जैसे जैसे वह दूर जा रही होती, वह तुरंत हमला करके भागते हुए ईस्टरोड संप्रदाय का सफाया कर देता। लेकिन जाहिर है, अगर भाग्य की वह पुकार स्थिर रहती तो वह ईस्टरोड संप्रदाय को छोड़ देता और सीधे पुकार के स्रोत की ओर बढ़ जाता। अंततः उसका असली लक्ष्य उसका इंतजार कर रही नियति थी। वह सीधे तौर पर लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि पैट्रियार्क ईस्टरोड अपने उत्तराधिकारियों के लिए कोई घातक मंत्र या तकनीक छोड़ गया होगा। सच तो ये है कि उसका डर जायज था। डाउलॉर्ड थंडरहीट के पास सचमुच एक ऐसा खजाना था जो घातक हमला कर सकता था और जो स्काइक्स और सोलेमन द्वारा दी गई दाव सील से भी ज्यादा शक्तिशाली था। पैट्रियार्क ईस्टरोड ने साहसिक कार्य पर जाने का साहस इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने थंडरहीट के हाथों में अपने घर की रक्षा के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सुरक्षात्मक खजाना छोड़ दिया था। हालांकि यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। चूंकि निंग ने मदद की पेशकश की थी, डाउलॉर्ड थंडरहीट ने स्वाभाविक रूप से इसका इस्तेमाल करने से परहेज किया। मैं इस पूरे समय बहुत सावधान रहा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं ईस्टरोड संप्रदाय को पूरी तरह से हताश न कर दूं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनके सबसे उन्मत्त हमलों से भी बच निकलूंगा। फिर भी शायद मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ती। नाइनडस्ट संप्रदाय का स्वामी बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। अब मैं बिना किसी चोट के इस पैतृक स्थल पर पहुंच गया हूँ। रुको, क्या? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जी निंग उसके और करीब आ रही थी। वह मुझसे भी तेज कैसे चल रहा है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड चौंक गया। इस रास्ते पर कुल 30,000 सैनिक थे, जबकि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पहले ही 26,000 सैनिकों को पार कर चुका था। अब तक हर एक सैनिक अपनी सामान्य अवस्था में पैट्रियार्क क्लियरविन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे यकीन था कि जैसे जैसे ज्यादा शक्तिशाली सैनिक आगे बढ़ेंगे, सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड की गति कम होने लगेगी। ये सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड मुझसे कहीं कमजोर है। यह उससे भी तेज कैसे चल रहा है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को इस पर विश्वास नहीं हुआ। निंग तेज गति से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही उसने 26,000 सैनिकों का आंकड़ा भी पार कर लिया। उसने शून्य पथ पर 10,000 से ज्यादा साल बिताए थे, लेकिन उसने पहले कभी इतने योद्धाओं को नहीं हराया था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड, क्या ये सब उस सुनहरे सिंहासन के लिए था? निंग ने मन ही मन पूछा। वह नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को देखकर शून्य पथ के कुछ रहस्य जानना चाहता था, क्योंकि निंग खुद इतने साल यहाँ बिताने के बावजूद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया था। हालांकि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग के सवाल को नजरअंदाज करते हुए चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ लड़ाई जारी रखी। लगता है तुमने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी गुप्त कलाएं इतनी बेहतर हो गई हैं। ये सब तुम्हारी बदौलत था।
हमारी पिछली लड़ाई ने मुझे आखिरकार यह समझने का मौका दिया कि क्या कमी थी और मैंने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। निंग अपने 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले रूप में जबरदस्त उग्रता के साथ सभी विरोधियों को चकनाचूर करता रहा। उसने सचमुच एक बड़ी सफलता हासिल की है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड मन ही मन पछतावे से बच नहीं सका। जब वह सेकंड सटिप का डॉलॉर्ड था तब से ही वह क्लेवरमाइंड के बराबर था। इसका मतलब है कि अब उसे मेरे बराबर होना चाहिए और उसकी ये घिनौनी गुप्त कलाएं मुझे हर मोड़ पर परेशान कर रही हैं। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने दांत बींच लिए और अपना सिर पैर का हमला जारी रखा। उसकी लंबी लाठी ने भयंकर शक्ति से वार किया और कई धमाके किए जिससे दुश्मन के कई सैनिकों के बीच से रास्ता निकल गया। दुर्भाग्य से निंग उससे तेज गति से आगे बढ़ता रहा और अभी भी दूरी कम करता जा रहा था। 28,000 सैनिक, 29,000 सैनिक, दोनों पक्ष अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। अच्छा नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मुझे पकड़ लेगा। मेरे पास उस निषिद्ध कला का फिर से इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उफ! नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अचानक एक गहरी गर्जना की। उसकी आभा एक बार फिर आसमान छू गई और उसके चारों ओर ऊर्जा का एक अद्भुत विस्फोट प्रकट हुआ। उसकी आभा अब डाउलॉर्ड कोंगसन की आभा से भी ज्यादा प्रबल थी। आभा आमतौर पर दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा से जुड़ी होती है। स्पष्ट रूप से नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का दिव्य शरीर चौथे चरण के अधिकांश डाउलॉर्ड्स के शरीरों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने पहली बार इस निषिद्ध कला का प्रयोग तब किया था जब उसने उस आंगन की सुरक्षा करने वाली बाधाओं को तोड़ दिया था जो शून्य मार्ग के प्रवेश द्वार को घेरे हुए थी। अब उसने फिर से ऐसा ही किया और जैसे जैसे वह निंग से दूर जाने की कोशिश कर रहा था उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। यह क्या है? निंग को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के पास वाकई कई तरकीबें छिपी हैं। फिर भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। वह मुझसे बच नहीं पाएगा। 29,500, 29,600 सैनिक अधिकाधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे तथा निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों की गति धीमी पड़ने लगी थी और दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने आखिरी 2 सैनिकों पर हमला करते हुए एक दहाड़ लगाए। सुनहरे कवच पहने दोनों सैनिकों ने अपनी चमकती सुनहरी आंखें खोली और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को घूरने लगे। धमाका धमाका, वे भी सीधे उसकी ओर बढ़े। गड़गड़ाहट। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने 2 अंतिम सैनिकों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। वह वास्तव में उन्हें तुरंत हरा नहीं पा रहा था। ये सैनिक इतने शक्तिशाली क्यों हैं? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को यह नहीं पता था कि पैट्रियार्क ईस्ट्रोड को भी मुश्किल से जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। अब जबकि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को निंग की 9 नवीनता कलाओं से बाधा हो रही थी, उसके लिए इन 2 अंतिम सैनिकों को हराना काफी मुश्किल होगा। नाइनडस्ट, तुम बच नहीं पाओगे। धमाका धमाका, उसके पीछे खड़े 2 सिपाही उड़ गए और एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति सीधे उसकी ओर बढ़ा। धिक्कार है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का चेहरा राख सा हो गया था। उसे अपनी निषिद्ध कला का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था और इसी वजह से वह किसी तरह खुद को अजीबोगरीब ताकतवर सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड से आगे रखने में कामयाब रहा था। लेकिन 2 आखिरी सैनिकों की ताकत ने उसके दुश्मन को एक बार फिर उसे पकड़ने का मौका दे दिया था। भाड़ में जाओ। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी छड़ी से हमला किया और हमलावर निंग पर लगभग चाबुक जैसे प्रहार से वार किया। उस निषिद्ध कला के प्रयोग के कारण 9 नव विद्याओं के बोझ के बावजूद वह अपनी पूरी शक्ति का लगभग 80% इस्तेमाल करने में सक्षम था। फुफ! जब छड़ी निंग की तलवार की रोशनी से टकराए तो ऐसा लगा जैसे वह एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण कुएं में फंस गई हो और उसकी सारी ताकत एक तरफ धकेल दी गई हो। ओमेगा तलवार दाव, सोलहॉट, तुम बच नहीं पाओगे। निंग आगे बढ़ा। तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं निंडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर बढ़ रही थीं। धमाका। निंग के हमले से नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की सुरक्षा व्यवस्था में एक खामी उजागर हो गई, जिसके चलते 2 सैनिकों में से एक ने उस पर हमला कर दिया। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को 5 कदम पीछे हटना पड़ा। वह पागलों की तरह गुस्से में था और दांत पीसते हुए फिर से आगे बढ़ा। बूम बूम बूम। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड एक दूसरे से लड़ रहे थे और साथ ही उन दोनों सैनिकों के हमलों को भी नाकाम कर रहे थे। शुक्र है कि दोनों सैनिकों ने निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के साथ समान व्यवहार किया और दोनों पर हमले शुरू कर दिए। यही वजह थी कि लड़ाई फिलहाल गतिरोध में आ गई थी। लगता है तुमने किसी वर्जित कला का इस्तेमाल किया होगा, निंग ने मन ही मन कहा। देखते हैं तुम इसे कब तक संभाल पाओगे। अगर तुम्हारे पास अपनी गुप्त कलाएं नहीं होती तो तुम मेरे मुकाबले में नहीं होते। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड गुस्से से भर गया। अपनी निषिद्ध कला का इस्तेमाल करने के बाद भी वह अभी भी बहुत मुश्किल में था। हालांकि निंग समझ गया था कि 9 नवीनता कलाओं की एक सीमा होती है। वह पहले चरण के दाउलॉर्ड के रूप में उनमें पहले ही निपुण हो चुका था और उस समय वे निंग की निकट युद्ध क्षमताओं से कहीं बेहतर थीं। हालांकि वह अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के बेहतर होने के साथ साथ उन्हें और भी मजबूत कर सकता था, लेकिन उसकी निकट युद्ध क्षमताएं कहीं ज्यादा तेजी से विकसित होंगी। निकट युद्ध में वह पहले से ही नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के बराबर था, जिसका मतलब था कि वे क्षमताएं उन 9 नवीनता कलाओं से पहले से ही बेहतर थीं। अंततः सभी गुप्त कलाएं बाह्य शक्ति का ही एक रूप थीं। यदि आप गुप्त कलाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते और अपने दाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते तो आपकी प्रगति की एक सीमा होगी। फिर भी ये सच था कि 9 नवीनता कलाओं के प्रभाव ने ये सुनिश्चित किया कि निंग इस युद्ध में लाभप्रद स्थिति में रहे। फुफ! निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पर उग्र रूप से हमला कर रहे दोनों सैनिक अचानक एक ही पल में पीछे हट गए और स्वेच्छा से पीछे हट गए। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों ये देखकर स्तब्ध रह गए। वे पीछे हट रहे हैं। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है।
उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी के भाव थे और वह सीधे रास्ते के अंत में स्थित स्वर्ण सिंहासन की ओर दौड़ा। क्या? जब निंग ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को उस सुनहरे सिंहासन की ओर उग्रता से बढ़ते देखा तो उसने बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और वही बात दोहराए। धमाका धमाका, दोनों आकृतियां लगभग एक ही क्षण में स्वर्ण सिंहासन के पास पहुंच गईं। वेंग बा हु जियू। अचानक प्रकाश के सुनहरे गोले से एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन और दूर की आवाज निकली। ऐसा लग रहा था जैसे ये समय के आरंभ से ही आ रही हो और इसमें रहस्य और सर्वशक्तिमान शक्ति का आभास था। ये लगभग किसी प्राचीन और शक्तिशाली व्यक्ति की बुदबुदाहट जैसी लग रही थी और इसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। रास्ते के चारों ओर का शून्य अनगिनत अजीबोगरीब रूनों से जगमगाने लगा और सुनहरे सिंहासन के चारों ओर भी सुनहरी लहरदार रोशनी की परतें दिखाई देने लगीं, जिसने निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को अपने आलिंगन में ले लिया। पूर्वज पूर्वज। निंडस्ट सेक्लॉर्ड यह आवाज सुनकर बेहद उत्साहित हो गया। निंग के लिए वह पूरी तरह से हैरान था। वह अपनी 6 उत्तरधनुष तलवारें किसी भी खतरे के लिए तैयार रखता रहा। पुस्तक 30, अध्याय 13, लापता। इस सुनहरे क्षेत्र का हर भाग उन विचित्र रूनों से भरा हुआ था और सुनहरा सिंहासन इन सबके केंद्र में था। क्या हो रहा है? जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। पहले डाउलॉर्ड थंडरहीट ने मुझसे कहा था कि अगर तुम सभी सैनिकों को हराकर स्वर्ण सिंहासन तक पहुंच जाओ तो तुम्हें एक विरासत मिलेगी। लेकिन ये तो सिर्फ विरासत का हस्तांतरण नहीं लग रहा। क्या डाउलॉर्ड ईस्ट्रोड डाउलॉर्ड थंडरहीट से झूठ बोल रहा था या वो मुझसे झूठ बोल रहा था? लगता है नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को कुछ पता है। न सिर्फ वह चिंतित नहीं है बल्कि उत्साहित भी दिख रहा है। निंग ने पास खड़े नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की तरफ देखा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड प्रकाश के सुनहरे गोले से आती उस प्राचीन दूर की आवाज को सुनकर वास्तव में उत्साहित था। नाइनडस्ट, आखिर क्या हो रहा है? निंग ने पूछा। हम। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की तरफ एक नजर डाली, फिर ठंडेपन से मुस्कुराया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम यहाँ जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करने के बारे में भूल सकते हो। जैसे ही निंग ने ये शब्द कहे उसने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर तलवार की रोशनी का एक झोंका भेजा। तलवार की रोशनी अपने रास्ते में आने वाले सभी दास को नष्ट करने की शक्ति से भरी हुई प्रतीत हुई। रुको रुको, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने घबराहट में पुकारा। उसके सामने खड़ा सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड बेहद शक्तिशाली था, उसके ही स्तर का। अगर वह कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता तो सचमुच कुछ बुरा हो सकता था। बोलो, निंग चिल्लाया। इस शून्य मार्ग में क्या रहस्य छिपे हैं? मुझे भी नहीं पता, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने जल्दी से कहा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? निंग अपना हमला जारी रखने वाला था। मुझे सच में नहीं पता। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड जल्दी से चकमा दे गया, इस डर से कि उनकी लड़ाई से उठने वाली शॉकवेव्स कोई बड़ी तबाही मचा देंगी। जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में नहीं पता। जैसे ही निंग हमला कर रहा था और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड चकमा दे रहा था, धमाका। स्वर्ण सिंहासन से निकलती सुनहरी रोशनी के छल्लेदार पर्दे अचानक पीछे हट गए, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां अचानक स्त्री केसर में वापस खींच गई हों। स्विश। सुनहरी रोशनी की एक लकीर अचानक स्पेस टाइम को चीरती हुई निकली। फुफकार। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों उस सुनहरी रोशनी के पर्दे में ढंक गए और वे बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए। पीछे रह गया सिर्फ सुनहरा सिंहासन। शून्य पथ के भीतर कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं बचा। गड़गड़ाहट। उस सुनहरे गोले से अधिकाधिक शक्ति निकल रही थी, जिससे पूरा सुनहरा क्षेत्र सुनहरे प्रकाश की परत में नहा रहा था। फुफ। ईस्ट्रोड संप्रदाय के भीतर एक सजावटी पहाड़ से अचानक शक्ति की एक सुनहरी लहर फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद वह बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। क्या? डाउलॉर्ड थंडरहीट सुरक्षित दूरी से ध्यान से देख रहा था। ये देखकर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह पलक झपकते ही उस आंगन में प्रकट हो गया। वह शून्य मार्ग कहाँ है? वह कहाँ चला गया? वह अचानक गायब क्यों हो गया? उसकी ईश्वर इंद्रिय उस संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचना में समा गई थी, इसलिए वह उस क्षेत्र के हर इंच को ढंकने और छानने में सक्षम था। फिर भी वह अब उस सजावटी पर्वत को नहीं ढूंढ पा रहा था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों भी गायब हो गए हैं। डाउलॉर्ड थंडरहीट घबराने लगा था। मुझे हमेशा से यकीन था कि शून्य मार्ग कुछ रहस्यों को समेटे हुए है। वे 30,000 सैनिक बेतहाशा शक्तिशाली थे, खासकर आखिरी दो। वे दोनों खुद पैट्रियार्क ईस्ट्रोड के बराबर थे। मुझे लगता है कि जब डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड शून्य मार्ग में लड़े थे तो उन्होंने इसके कुछ रहस्यों को जरूर उजागर किया होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूं? डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अचानक गायब हो गया। अगर वह मर गया तो डाउलॉर्ड थंडरहीट को थोड़ा अपराध बोध हुआ, क्योंकि उसके पास एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी उसे रोकने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अगर ईस्ट्रोड संप्रदाय को जीवित रहना है तो उसे अपने सभी संसाधनों का संरक्षण करना होगा। ऐसा लग रहा था कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नाइनडस्ट संप्रदाय को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। थंडरहीट स्वाभाविक रूप से अपना एकमात्र तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने कुछ नहीं मांगा, वह पूरे दिल से मेरे ईस्ट्रोड संप्रदाय की मदद करना चाहता था। और अब उसका कोई अता पता नहीं है। डाउलॉर्ड थंडरहीट के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान थी और वह धीरे से बुदबुदाया, मैं वादा करता हूँ कि ईस्ट्रोड संप्रदाय तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलेगा। शून्य पथ के गायब होने का क्या?
डाउलॉर्ड थंडरहीट को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। ईस्टरोड संप्रदाय की संरचनाओं के कारण स्थानीय स्पेस टाइम पूरी तरह विकृत होने के बावजूद इसका गायब हो जाना इस बात का संकेत था कि यह एक ऐसा खजाना था जिसे ईस्टरोड संप्रदाय नियंत्रित नहीं कर सकता था। अगर यह यहीं रहा तो भविष्य में और भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। यह एक आपदा थी, कोई वरदान नहीं। ईस्टरोड संप्रदाय के बाहर नाइनडस्ट तीर्थस्थल खाली आकाश में मंडराता रहा। नाइनडस्ट श्राइन के भीतर डाउलॉर्ड ग्रेसफुल पहले ही भागकर वापस श्राइन में आ चुका था। वह और डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड दोनों उसके द्वार के सामने खड़े थे, दूर ईस्टरोड संप्रदाय की ओर देख रहे थे। अरे, डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अच्छा नहीं, क्या हुआ? डाउलॉर्ड ग्रेसफुल ने तुरंत पूछा। मुझे अब सेक्लॉर्ड की उपस्थिति का आभास नहीं हो रहा है, डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड ने घबराहट में कहा। सेक्लॉर्ड ने मेरा एक ताबीज पहना हुआ है, मैं उसे कई प्रदेशों से भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी उपस्थिति का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा है। क्या? डाउलॉर्ड ग्रेसफुल का चेहरा भी पीला पड़ गया। नाइनडस्ट संप्रदाय में डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड का स्थान संप्रदाय प्रभु के बाद दूसरे नंबर पर था, इसलिए संप्रदाय प्रभु के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों ने एक दूसरे को ताबीज दिए थे। सेक्लॉर्ड अभी भी जिंदा होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा, डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड ने घबराहट में कहा। सेक्लॉर्ड शायद बहुत दूर किसी जगह पर है, या फिर वह किसी ऐसी खतरनाक जगह पर फंसा हो सकता है जो किसी भी जानकारी को बाहर तक पहुंचने से रोकती हो। हालांकि मेरी इंद्रियों को अवरुद्ध करने में सक्षम कोई भी जगह निश्चित रूप से एक बेहद खतरनाक जगह होगी। ईस्टरोड क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लगता है जैसे ईस्टरोड संप्रदाय अपने भीतर कुछ रहस्य समेटे हुए है, डाउलॉर्ड ग्रेसफुल ने धीरे से कहा। वह सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अब हमारा संप्रदाय स्वामी भी मुसीबत में है। हम, डाउलॉर्ड क्लेवरमाइंड ने बड़ी घबराहट के साथ ईस्टरोड संप्रदाय को घूरना शुरू कर दिया। चलो हम यहीं सेक्लॉर्ड के लौटने का इंतजार करते रहें, डाउलॉर्ड ग्रेसफुल ने कहा। और इस तरह नाइनडस्ट संप्रदाय ने खुद को हमेशा के लिए ईस्टरोड संप्रदाय के बाहर स्थापित कर लिया। वे अपने संप्रदाय के स्वामी की वापसी का इंतजार करते, लेकिन 1 लाख से ज्यादा सालों तक इंतजार करने के बाद भी उनके संप्रदाय के स्वामी वापस नहीं लौटे। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों ही घबरा गए, क्योंकि सुनहरी रोशनी की लकीर ने उन दोनों को जकड़ लिया और उन्हें स्पेस टाइम के माध्यम से तेजी से उड़ा दिया। हम दुनिया में कहाँ जा रहे हैं? स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन इतने लंबे समय तक कैसे चल सकता है? निंग ने अपनी 3 सिर 6 भुजाएं दिव्य क्षमता को सक्रिय रखा और वह अपने हाथों में सभी 6 उत्तरधनुष तलवारों को सावधानी से चलाता रहा। इतनी बड़ी दूरी पर स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे भी एक दूसरे के काफी करीब थे, जिससे विभिन्न संरचनाएं आपस में जुड़कर लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेज सकती थीं। सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेगेमॉन और पैरागॉन ऑफ पिल्स द्वारा बनाई गई स्पेस टाइम सुरंगें इससे कहीं ज्यादा दूरी तय करती थीं, लेकिन ये सुनहरी स्पेस टाइम सुरंग स्पेस टाइम के बारे में निंग की धारणा के आधार पर उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से दूर स्थान की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए था। नाइनडस्ट, क्या तुम्हें सचमुच पता नहीं है कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है? निंग ने पास खड़े नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर देखा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की ओर देखा, फिर ठंडी सांस ली। कुछ पता नहीं। निंग को इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड कितना घबराया हुआ था। दोनों बस वहीं शांति से खड़े रहे, किसी को हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वे आपस में लड़ पड़े और अपने आसपास के स्पेस टाइम के प्रवाह को बिगाड़ दिया तो कौन जाने उनका अंत कहाँ होगा। वे अनंत महाअंधकार में विलीन हो सकते थे, जहाँ वे हजारों अराजकता चक्रों तक बिना किसी अन्य जीव को देखे उड़ते रह सकते थे। ये भयावह होगा। फुश। उनके चारों ओर स्पेस टाइम का बदलता प्रवाह अचानक रुक गया, जिससे उन्हें ये पता लगाने में मदद मिली कि सुनहरे प्रकाश के क्षेत्र के बाहर क्या छिपा हुआ था। हम पहुंच गए हैं। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों अब और भी सतर्क हो गए। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, जिससे उन्हें अपने सामने एक विशाल पत्थर का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। पत्थर के रास्ते में कई पत्थर हवा में तैर रहे थे, जो धधकती लपटों से लबालब भरा हुआ था। अरे, निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों हवा में ही खड़े थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के शरीर से पानी का एक पर्दा निकला, जिसने आग की लपटों को रोक दिया। निंग के लिए 9 नवीनताएं प्रकट हुईं और उसके चारों ओर घूमने लगीं, उसे आग से बचाने लगीं। कितनी तेज आग है! मुझे लगता है कि ये लपटें तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स को भी जलाकर मार डालेंगी। निंग हैरान रह गया। ये कैसी आग है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड भी हैरान था। उसने बहुत कुछ देखा था, पर उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये लपटें क्या हैं। और वो पत्थर। दोनों ने अपना ध्यान हवा में उड़ते पत्थरों की ओर लगाया। ये लपटें तीसरी सीढ़ी के डाउनलॉर्ड्स को मार सकती थीं, लेकिन इन पत्थरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। वे पत्थर वाकई असाधारण चीजें थीं। ये चीजें जरूर खजाने होंगी। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों तुरंत आगे बढ़े। निंग ने अपनी तलवार से पत्थर के गलियारे की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार दीवारों से एक बड़ा पत्थर तराशने की कोशिश की। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी लाठी घुमाई और गलियारे की पत्थर की दीवारों पर जोरदार प्रहार किया। धमाका धमाका। पत्थर की दीवारों से टकराकर 2 धमाके हुए, जिनकी गड़गड़ाहट से अदृश्य लहरें उसकी सतह पर फैल गईं। धमाका। एक शॉकवेव फूटी और निंग पर पड़ी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। दूसरी शॉकवेव निंडस्ट सेक्लॉर्ड पर पड़ी, जिसका शरीर कांप उठा और कुछ देर के लिए पानी की एक बहती धारा में बदल गया। जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ रहा था, कितनी अविश्वसनीय शक्ति! तलवार पर वार करने से उत्पन्न आघात तरंग मेरे वार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी।
निंग एक बार फिर हवा में उठा। उसके दिल में घबराहट का एहसास हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे इस पत्थर के रास्ते के सभी पत्थर एक ही इकाई के अंग हैं। जब उसने अपनी तलवार से वार किया तो उसे लगा जैसे पूरी पत्थर की दीवार एक साथ मिलकर प्रति शक्ति का एक उभार छोड़ गई हो। धिक्कार है। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड भी हवा में उठ खड़ा हुआ। एक पल के लिए उसका शरीर पानी के एक मानव आकार के कुंड में बदल गया था, लेकिन अब वह अपने सामान्य रूप में लौट आया क्योंकि उसने दूर निंग की ओर देखा। क्या बच्चा इतनी आसानी से उस प्रतिबल को झेल गया? ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता है जो मेरी तरह ही मजबूत है। निंग और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड दोनों की आंखों में चमक थी। दोनों ही सबसे प्रतिभाशाली दावलॉर्ड्स में से थे, कोंगसान के बराबर। और फिर भी वे इस पत्थर की दीवार से एक भी पत्थर नहीं निकाल पाए। इसका मतलब था कि यहाँ का पत्थर वाकई असाधारण था और कोई वस्तु जितनी अद्भुत होती उतनी ही मूल्यवान भी। स्वूश! निंग और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड तुरंत तैरते हुए पत्थरों और टुकड़ों की ओर बढ़े, अपने हाथ हिलाते हुए और जितना हो सके उतना इकट्ठा करते हुए। वूश वूश वूश! हालांकि उन सभी चट्टानों को इकट्ठा करना काफी मुश्किल था क्योंकि वे सभी अविश्वसनीय रूप से भारी थीं। अंत में उन्हें एक एस्टेट वर्ल्ड के भीतर संग्रहित करना अभी भी संभव था। मास्टर, मैं अब अपने क्लोन को महसूस नहीं कर सकता। निंग की संपत्ति दुनिया के भीतर नौकर जो ब्राइट शो किंगडम के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, ने अचानक निंग को एक उन्मत्त मानसिक संदेश भेजा। ठीक है। हालांकि निंग बिल्कुल शांत था। उसे बहुत पहले ही आभास हो गया था कि यह एक असाधारण जगह है। सच तो ये है कि जैसे ही टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ उसने लगभग तुरंत ही अपने प्राइमल ट्विन और अपने अवतार दोनों से संपर्क खो दिया। पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो वह किसी दूसरे ब्रह्मांड में चला गया था। पुस्तक 30, अध्याय 14, एक अजेय रूप। उस पत्थर के गलियारे में धधकती लपटों के बीच से दो आकृतियां हवा में लटके विभिन्न पत्थरों को इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद जी निंग और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने जहां तक नजर जा सकती थी सभी उड़ते हुए पत्थरों को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया। आखिरी टुकड़े इकट्ठा करने के बाद वे सतर्कता भरी आंखों से एक दूसरे को घूरने लगे। हमारी लड़ाई के कारण हम दोनों इस अनजान क्षेत्र में फंस गए हैं। ये कहा जा सकता है कि कर्म के बंधन हमें एक साथ बांधते हैं। लेकिन मुझे आपकी ताओवादी उपाधि भी नहीं पता, नाइन डस्ट संप्रदाय के स्वामी ने कहा। मैं डार्क नॉर्थ हूँ, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक दूसरे से कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप इस जगह के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। निंडस्ट संप्रदाय के स्वामी नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। मैं सचमुच इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, निंग ने भौहें चढ़ाईं। वाह, यह वाकई एक अजीब जगह है। बोलते हुए निंग ने अपने आसपास का नजारा देखा। ये लपटें, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि ये किस तरह की लपटें हैं। मैं यहाँ रखे पत्थर को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मेरी ईश्वर इंद्रिय और हृदय शक्ति भी सीमित हैं, जो मुझे आगे और खोजबीन करने से रोक रही हैं। बिल्कुल। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड के चेहरे पर गंभीरता थी और वह उस जगह को देख रहा था। उसके दिल में बेचैनी थी। अचानक फुफ! सुरंग के एक मोड़ से अचानक एक अग्नि कवचधारी आकृति उनके सामने से निकली। इस मानव आकृति का पूरा शरीर आग की लपटों से भरा हुआ था और उसके बाल भी लाल रंग के थे। निंग और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड एक साथ धधकती हुई आकृति को देखने के लिए मुड़े। तुम दोनों वाकई हिम्मत वाले हो, बिना किसी की नजर पड़े इस जगह तक घुसपैठ करके आ गए। मानव आकृति ने ठंडी तीखी आवाज में कहा। आखिरकार तुम दोनों से मेरा टकराना। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वह धधकती हुई आकृति एक प्रज्वलित प्रकाश की किरण में बदल गई, जो मानो आग की लपटों को अपनी ओर खींच रही थी, जिससे पूरा पत्थर का रास्ता भर गया और उसके चारों ओर ऊर्जा का एक ज्वलंत प्रभामंडल बन गया। निंग और नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड दोनों के चेहरों पर उलझन के भाव दिखाई दिए। रुको! नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड चिल्लाया। हमें नहीं पता कि तुम कौन हो। क्या आपने हमें कोई और समझ लिया है? निंग ने पूछा। तुम्हारा झूठ तुम्हें नहीं बचाएगा। जलते हुए व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने हाथ में एक कटार निकाली। अगर तुम इसी तरह व्यवहार करना चाहते हो तो जाओ और मर जाओ। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड के बर्फीले भयावह चेहरे पर एक क्रोधित भाव उभर आया। उसने अपनी लंबी छड़ी घुमाई, मानो पानी का एक अंतहीन सागर प्रकट हो रहा हो, जो अपने साथ समुद्र का गरजता हुआ गीत लिए हुए था। फिर उसने धधकती हुई आकृति पर एक धमाके के साथ प्रहार किया। यद्यपि जलते हुए व्यक्ति ने बचाव के लिए अपनी कटार का इस्तेमाल किया, लेकिन वह पीछे की ओर उड़ गया और मार्ग की पत्थर की दीवारों से टकराकर टूट गया। वह मरा नहीं। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने पूरी ताकत से वार नहीं किया था, फिर भी चौथे चरण के ज्यादातर डाउनलॉर्ड्स उस वार से मर जाते। किसने सोचा होगा कि यह जलता हुआ मानव वास्तव में बच जाएगा? लगता है तुम काफी ताकतवर हो। जलती हुई आकृति गुर्राई। अच्छा, तुम जितने ताकतवर हो उतना अच्छा है। तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी लाशों को खाकर और भी अच्छा लगेगा। मर जाओ, मुझ पर दावत। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने गुस्से से कहा। मर जा, मूर्ख। इस बार उसने अपनी लाठी का इस्तेमाल पूरी ताकत से हमला करने के लिए किया। धमाका! जैसे ही लंबी छड़ी आगे की ओर गिरी, उसके चारों ओर दरारें पड़ गईं और प्रहार की शक्ति से आसपास का पूरा इलाका हिल गया। ये प्रहार न केवल तेज और क्रूर था, बल्कि समुद्र की लहरों की लय भी लिए हुए था, कभी तेज कभी धीमी। जलते हुए जीव ने इस हमले से बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार लंबी छड़ी को छू भी नहीं पाई। लंबी छड़ी का सिर सीधे जलते हुए जीव की छाती से टकराया और ऐसा लगा जैसे आसमान ही उस पर टूट पड़ा हो।
जलते हुए जीव ने तुरंत एक उन्मत्त चीख मारी और एक धमाके के साथ जीव का शरीर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। मूर्ख! नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने जरा भी दया नहीं दिखाई और अपने लंबे डंडे से उसके टूटे हुए शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से दूसरी बार वार किया। फुफ! लंबे डंडे ने उस जीव के टूटे हुए शरीर के अवशेषों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसे एक बार फिर आग में झोंक दिया। मुझे मार डालोगे? तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे मार नहीं सकते। एक भयंकर आवाज गूंजी, जैसे पत्थर के गलियारे में लपटों का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा हो गया और लगभग तुरंत ही एक जलते हुए मानव रूप में बदल गया। उसने अभी भी वह कवच पहना हुआ था और उसकी तलवार भी पूरी तरह से अक्षत थी। क्या? निंग बस दिलचस्पी से देख रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वह मरा नहीं। उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, फिर भी वह मरा नहीं। सामान्य साधकों के लिए एक बार उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर वे अपना जीवन खो देते थे। केवल विशिष्ट प्रकार की साधना ही अभेद्य रूप उत्पन्न कर सकती थी, जैसे कि दाओ लॉर्ड कोंगसान का लगभग अविनाशी अंधकार अवतार रूप। राजमहल स्वामी डॉनस्टार कोंगसान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कोंगसान की तुलना साधारण शाश्वत सम्राटों से बमुश्किल ही की जा सकती थी, जबकि राजमहल स्वामी डॉनस्टार उन्हें आसानी से मार सकता था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर स्पष्ट था और फिर भी अभेद्य रूप होने के कारण कोंगसान को धूल में मिलाया जा सकता था, लेकिन फिर वह अंधकार अवतार में परिवर्तित हो जाता था, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होती थी। बहुत कम लोगों के पास ऐसी तकनीकें थीं और इसी तकनीक ने कोंगसान को इतना प्रसिद्ध बनाया। एक अजेय रूप। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। न सिर्फ एक अजेय रूप, वह इस क्षेत्र में तैरती लपटों को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसका आभामंडल जरा भी कमजोर नहीं हुआ। आहा, तुम दोनों तो मरे हुए मांस हो। जलता हुआ प्राणी एक बार फिर उनकी ओर झपटा। उसके मुंह से गुस्से से भरी चीख निकली। मुझे एक बार कोशिश करने दो, निंग चिल्लाया। ठीक है, तुम जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को अपनी सफलता की संभावनाओं पर यकीन नहीं था। निंग ने केवल एक तलवार चलाई तथा उसे अपनी सभी 6 भुजाओं से पकड़कर ऊपर उठाया। नष्ट करना। पूरा इलाका कांपने और हिलने लगा, मानो कोई ज्वालामुखी अपनी शक्ति बढ़ा रहा हो, अंतिम विस्फोट की तैयारी कर रहा हो। निंग की तलवार की रोशनी अचानक हवा में फैल गई और उस जलते हुए जीव के शरीर पर जोरदार वार करने लगी। धमाका। यह निंग का सबसे क्रूर और सबसे जबरदस्त वार था। इससे उस जीव का पूरा शरीर कांप उठा और फिर पूरी तरह से टूट गया। 9 नवीनता कलाएं, जाओ। एक विचार मात्र से निंग ने अपने शरीर से ऊर्जा के 9 ड्रैगन उड़ा दिए। गड़गड़ाहट करते हुए वे एक अराजक यिन यांग तलवार क्षेत्र में बदल गए और उस जलते हुए प्राणी के शरीर के बिखरे हुए टुकड़ों को तेजी से कुचलने लगे। प्राणी का शरीर तेजी से आग की लपटों में बदल गया, लेकिन 9 नवीनता कलाओं ने पूरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र से पूरी तरह ढक लिया और लगातार लपटों को बुझाती रहीं। बहुत लंबे समय के बाद उस क्षेत्र की रहस्यमयी लपटें आखिरकार पूरी तरह बुझ गईं। मृत। निंग ने अपनी 9 नवीनता कलाओं को दूर कर दिया। इसमें बहुत समय लग गया। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने थोड़ा सिर हिलाया। हिस। अचानक उनके सामने हवा में एक चिंगारी प्रकट हुई। चिंगारी तेजी से बढ़ती गई और एक विशाल ज्वाला में बदल गई, जो फिर एक बार फिर उस धधकती ज्वाला से ढकी मानव आकृति में बदल गई। क्या पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद भी ये शून्य से फिर से उठ सकता है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन यह मुमकिन नहीं है। मैंने तो इसे पूरी तरह से बुझा ही दिया था। इसकी आभा का नामो निशान भी नहीं छोड़ा था। ये दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? निंग को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसका ये अभेद्य रूप बहुत भयानक है। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। जलते हुए जीव ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। बाहर आओ, तुम सब बाहर आओ। गड़गड़ाहट। जैसे ही जलता हुआ जीव दहाड़ा, एक अजीब सी शक्ति की लहर तेजी से फैल गई। बस 1 सेकंड बाद पत्थर के गलियारे के मोड़ के पीछे से 2 और जलते हुए जीव उड़ते हुए बाहर आए। अच्छा नहीं। दोनों किसानों के चेहरे गंभीर हो गए। 2 जीव, 3 जीव, 4 जीव, एक के बाद एक जलते हुए जीव गलियारे के मोड़ के पीछे से उड़ने लगे। सिर्फ वही नहीं, इस तरफ से और भी बहुत कुछ आ रहा है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड गलियारे के दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। गलियारे के दोनों ओर से जलते हुए मानव जैसे जीव उमड़ रहे थे। चलो, तुरंत चलें। निंग दहाड़ा। चलो चलें। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। मारना, उन सबको मार दो, इन्हें खाओ। गलियारे के दोनों छोर पर कुल 12 ज्वलंत मानवरूपी प्राणी प्रकट हो चुके थे और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। वे दोनों साधकों पर उग्र आक्रमण करने लगे, जिन्होंने एक दिशा चुनी और उस ओर लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। निंग ने अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का दूसरा स्तर विकसित कर लिया था। उसकी गति प्रकाश की गति के 10 गुना से बढ़कर 30 गुना हो गई थी। निंडस्ट सेक्लॉर्ड की बात करें तो वह निंग से थोड़ा तेज था। दोनों ने हमलावर जीवों को तेजी से खदेड़ दिया और अपनी जान बचाकर भाग गए और किसी भी तरह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमला, हमला, हमला। ये ज्वालामय जीव पूरी तरह से अजेय थे। अगर आप उन्हें मिटा भी दें तो भी वे हवा से पुनर्जन्म ले लेंगे। इस जगह की सर्वव्यापी ज्वालाओं से ऊर्जा प्राप्त करने की उनकी क्षमता उन्हें लगभग असीमित शक्ति प्रदान करती थी। किसी भी युद्ध में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। मुझे पता था कि पुश्तैनी जमीनों पर इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकेगा। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को चिंता होने लगी थी। ये बहुत ज्यादा हैं। ये जलते हुए जीव हर जगह क्यों हैं? निंग भी चिंतित था। वे दोनों अब तक पूरे 1 घंटे से भाग रहे थे और अलग अलग पत्थर के रास्तों से भागते हुए उन्होंने जीवों के कई अलग अलग झुंडों को गिरा दिया था।
और फिर भी हर पत्थर के रास्ते में ये जीव मौजूद थे और वे सभी उन दोनों को मार डालने की इच्छा से भरे हुए थे। ज्वलंत प्राणियों के बीच ताकत में अंतर था, कुछ तो निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के बहुत करीब थे। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने मन ही मन कहा। हम एक दूसरे पर इतनी पैनी नजर नहीं रख सकते। हमें तभी सफलता मिलेगी जब हम सचमुच एक साथ मिलकर काम करेंगे, वरना हम दोनों शायद यहीं मर जाएंगे। मैं सहमत हूँ, चलो एक आजीवन शपथ लेते हैं। निंग तुरंत सहमत हो गया। पुस्तक 30, अध्याय 15, प्राचीन साधक। पत्थर के रास्ते मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए थे। कुछ तो बस कुछ 100 किलोमीटर चौड़े थे और कुछ हजारों किलोमीटर चौड़े। सबसे चौड़े रास्ते तो 10 लाख किलोमीटर तक चौड़े थे। वे इस समय सबसे चौड़े पत्थर के रास्तों में से एक में थे। हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं और उस इलाके में कई जलते हुए जीव रहते थे। जी निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दूर से ही भांप गए थे कि ये जीव उनके लिए जानलेवा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने उनके पास जाने की भी हिम्मत नहीं की, बल्कि एक संकरे रास्ते में उड़कर चले गए। स्वूश, एक उड़ता हुआ काला जहाज तेज रफ्तार से हवा में आगे बढ़ रहा था। अपने पीछे आग उगलते जीवों को फेंक रहा था। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड जहाज के अगले हिस्से पर खड़े थे और दोनों में से किसी को भी जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे सतर्कता से क्षितिज को देख रहे थे। वे आ रहे हैं। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी लंबी छड़ी पकड़ ली और हमले के लिए तैयार हो गया। निंग अपने 3 सिरों वाले 6 भुजाओं वाले रूप में था और उसके हाथों में सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें थीं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सामने की ओर देख रहे थे। लगभग 1 करोड़ किलोमीटर आगे पत्थर के रास्ते के मोड़ पर 6 से ज्यादा ज्वलंत जीव उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जाहिर है इन ज्वलंत जीवों के पास एक दूसरे से संवाद करने का कोई न कोई तरीका जरूर था और वे जानते थे कि अगर वे पर्याप्त संख्या में इकट्ठा नहीं हुए तो इन 2 हमलावरों को रोकना उनके लिए मुश्किल होगा। मारना, धमाका। यद्यपि वे 10 लाख किलोमीटर दूर थे, लेकिन उड़ता हुआ काला जहाज प्रकाश की गति से 100 गुना अधिक गति से चला और इस प्रकार एक क्षण में उस दूरी को पार कर गया। स्थिर हो जाओ। निंग की 9 नवीनता कलाएं पहले ही सक्रिय हो चुकी थीं और 9 विशाल शक्तिशाली ड्रैगन उसके आसपास के क्षेत्र में उमड़ रहे थे। वे तलवार आशय के एक क्षेत्र में बदल गए और अपने आसपास के ज्वलंत प्राणियों को दबाते और बांधते रहे। ये समझना होगा कि ये ज्वलंत प्राणी अत्यंत बलशाली थे। निंडस्ट सेक्लॉर्ड पहले वाले को आदि शक्ति के प्रहार से चकनाचूर नहीं कर पाया था और निंग की 9 नवीनता कलाएं भी उन्हें नष्ट करने में असमर्थ थीं। फिर भी 9 नवीनता कलाओं ने निश्चित रूप से ज्वलंत प्राणियों की गति को काफी हद तक धीमा कर दिया। मर जाओ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने एक धीमी गर्जना की और अपनी लंबी लाठी से बाएं से दाएं झपट्टा मारा और वज्र की तरह जोर से वार किया। धमाक, धमाक, धमाक। एक के बाद एक जलते हुए जीव जलकर राख हो गए। वार, वार, वार। चुपचाप और बिना आवाज के 6 ज्वलंत प्राणियों को तेजी से काट दिया गया क्योंकि निंग की उत्तरी धनुष तलवारों की नोक अचानक प्रकट हो गई। ओमेगा तलवार दाव, छायाहीन, डार्क नॉर्थ, तुरंत भाग जाओ। हमें इस पत्थर के रास्ते से जल्द भागना होगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने मन ही मन कहा। हम यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, निंग उसके आकलन से सहमत था। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद वे दोनों इन ज्वलंत जीवों की कुछ आदतों से वाकिफ थे। वे आमतौर पर जिस खास रास्ते में होते थे उसी में रहते थे और रास्ते में एक दूसरे से बातचीत करने का उनका एक खास तरीका था। अगर वे किसी खास रास्ते में ज्यादा समय बिताते तो और भी जीव इकट्ठा होते जाते और आखिरकार उनकी एक पूरी सेना हमला करने पर उतारू हो जाती। वे जिस सबसे विनाशकारी युद्ध में लड़े थे उसमें 300 से ज्यादा ज्वलंत जीवों ने उन्हें घेर लिया था और उन पर हमला कर दिया था, जिनमें से 3 लगभग उन दोनों के बराबर ही शक्तिशाली थे। निंग को उन्हें मुश्किल से रोकने के लिए अपनी 9 नवीनता कलाओं और अपने ओमेगा तलवार दाव की सिद्धता पर निर्भर रहना पड़ा था। निंडस्ट सेक्लॉर्ड की दंड कलाएं निंग की तलवार कलाओं जितनी रक्षात्मक रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, इसलिए उसे अपनी निषिद्ध तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। दोनों बाल बच गए। जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोनों और भी चालाक होते गए। वे निंग की छायाहीन बचाव तकनीक का सहारा लेकर जितना हो सके खोज से बचते रहे और जिन भी लड़ाइयों में वे फंसते उन्हें तुरंत खत्म कर देते या भाग निकलते बिना समय गंवाए। फिर भी कभी कभी उन्हें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता। ये ज्वलंत जीव सचमुच अमर लगते थे। चाहे वे इन जीवों पर कितनी भी जोर से प्रहार करें वे मरते ही नहीं थे। वहाँ एक सुरंग है, उसके अंदर छिप जाओ। वे उड़ने वाले जहाज और निंग की छाया रहित बचाव तकनीक के जरिए एक नए अछूते पत्थर के रास्ते में उड़ गए। फिर तेजी से पत्थर की दीवारों पर बने एक गुफा के दर्रे में गोता लगा दिया। हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों थोड़ा निश्चिंत हो गए। वे भाग्यशाली थे कि नए रास्ते में भागने के तुरंत बाद उन्हें एक गुफा मिल गई, लेकिन किसी भी ज्वलंत जीव के उन्हें ढूंढने से पहले। इसका मतलब था कि वे कुछ देर आराम कर सकते थे। फिर भी वे कुछ ही घंटे बिता सकते थे क्योंकि पूरे इलाके में ज्वलंत जीव गश्त लगा रहे होंगे। 15 दिन हो गए हैं। पूरे 15 दिन बिना रुके दौड़ते हुए। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। ये पत्थर के रास्ते अंतहीन हैं। ये असीम लगते हैं। इनमें से हर एक अनगिनत ज्वलंत जीवों से भरा है और इनमें से हर एक को मारना बिल्कुल असंभव है। सबसे कमजोर जीव भी चौथे चरण के डाउनलॉर्ड्स के बराबर हैं। ये देखते हुए कि हम कितने पत्थर के रास्तों से गुजरे हैं, हमने जितने ज्वलंत जीवों से लड़ाई की है वह वाकई हास्यास्पद है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? तार्किक रूप से कहें तो बहुत कम जीव ऐसे होंगे जिनमें चौथे चरण के डाउनलॉर्ड्स जैसी शक्ति हो। निंग ने सिर हिलाया। शायद वे असल में जीवित प्राणी नहीं हैं। ठीक है,
नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। मैं भी यही कहने वाला था। वे इस क्षेत्र की सर्वव्यापी ज्वालाओं का हिस्सा प्रतीत होते हैं, साथ ही विभिन्न पत्थर के मार्गों की पत्थर की दीवारें भी। ठीक है, निंग ने भी सिर हिलाया। उन्होंने एक बार खुद देखा था कि कैसे जलते हुए जीव पत्थर की दीवारों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे रेगिस्तान में बहता पानी, और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। ये समझना जरूरी है कि न तो निंग और न ही नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड उन पर बार बार पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। डार्कनॉर्थ, क्या तुम्हारे पास कोई 1000 मूल की गोलियां या इसी तरह की कोई और आत्मा गोलियां हैं? निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की ओर देखा। अगर हैं, तो उन्हें मुझे बेच दो। तुम्हारे लड़ने के तरीके और तुम्हारे स्थिर स्वभाव को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी निषिद्ध तकनीक या दैवीय क्षमता पर निर्भर हो जो थोड़े समय के लिए तुम्हारी शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ा देती है। निंग हंसा। 1000 मूल गोलियां अमर ऊर्जा और दिव्य शक्ति की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं या निषिद्ध कलाओं का प्रयोग करने से दिव्य शक्ति सामान्य से 100 गुना तेजी से नष्ट होती थी। यदि युद्ध बहुत लंबा चलता तो व्यक्ति को अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए आत्मा गोलियों पर निर्भर रहना पड़ता। अराजकता रत्नों से ऊर्जा ग्रहण करने की दर बहुत धीमी थी, और जबकि अराजकता अमृत काफी तेज था, इस मामले में उसका उपयोग बेहद व्यर्थ था। निंग युद्ध में मुख्यतः नीला फूल धुंध ऊर्जा पर निर्भर था। ज्यादा से ज्यादा वह 3 सिर 6 भुजाएं दिव्य क्षमता का भी इस्तेमाल करता था, इसलिए उसकी दिव्य क्षमता का बहुत कम उपयोग होता था। नीला फूल धुंध ऊर्जा का भी बहुत धीरे धीरे उपभोग होता था, जिससे वह उसे केवल अराजकता रत्नों से ही पुनः प्राप्त कर पाता था। परिणामस्वरूप उसे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए स्पिरिट पिल्स पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जाहिर है, जब नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह निंग से थोड़ा ज्यादा ताकतवर रहा। निंग इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। नीला फूल धुंध ऊर्जा का इस्तेमाल दिव्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया ही नहीं जा सकता था। क्या तुम्हें मेरी तलवार दाव से जलन हो रही है? निंग मुस्कुराया। आपकी तलवार दाव वाकई जबरदस्त है। इसे दोषरहित और परिपूर्ण कहा जा सकता है। हमने पहले भी कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन आप उन सभी से पूरी तरह बचाव करने में सक्षम थे। हालांकि मुझे अपनी दिव्य क्षमताओं और निषिद्ध कलाओं पर निर्भर रहना पड़ा। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की ओर देखा। एक बार के लिए वह अपना थोड़ा सा चेहरा देने को तैयार था। मुझे लगता है कि आपने अपनी बहुत कम स्पिरिट पिल्स इस्तेमाल की हैं। कुछ मुझे बेच दो, मैं सामान्य कीमत से 2 गुनी कीमत चुकाऊंगा। निंग ने अपना सिर हिलाया। सामान्य कीमत से 5 गुना। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने जल्दी से कहा। निंग बस उसे देखता रहा। 10 बार। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने दांत पीसते हुए कहा। डार्कनॉर्थ, ज्यादा दूर मत जाओ। अरे छोड़ो भी, मैं तुम्हें ये सामान्य कीमत से 10 गुना ज्यादा दाम पर बेचूंगा। मैं तब तक इंतजार करने वाला था जब तक तुम सचमुच घबरा न जाओ, फिर तुम्हें सामान्य कीमत से 100 गुना ज्यादा दाम पर बेच दूंगा। निंग ने चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। जब खरीदार की जान को खतरा हो तो स्पिरिट की गोली सामान्य कीमत से 100 गुना ज्यादा दाम पर बेचना आम बात थी। निंग के पास असल में 10,000 से ज्यादा 1000 मूल की गोलियां और केओस स्पिरिट की गोलियां थीं। उसने ये सभी गोलियां मृतक डाउलॉर्ड कोंगसन से हासिल की थीं, क्योंकि निंग ने खुद पहले कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया था। 1000 मूल की गोलियां कुछ सस्ती थीं। उनमें से प्रत्येक की कीमत आमतौर पर अराजकता अमृत के लगभग 1000 घनों के बराबर होती थी। जहां तक अराजकता आत्मा की गोलियों की बात है तो उनकी कीमत 10 गुना ज्यादा थी। दोनों ने अपना व्यापार पूरा कर लिया। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की कुछ स्पिरिट पिल्स खरीदने के लिए 30 मिलियन क्यूब केओस नेक्टर खर्च किए। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। इन स्पिरिट पिल्स के साथ वह बिना किसी डर के अपनी शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकेगा। सच तो ये है कि उसके पास अभी भी अच्छी खासी स्पिरिट पिल्स थीं, लेकिन कौन जानता था कि वे कब तक इस जगह पर अटकी रहेंगी। ये ज्वलंत जीव सचमुच अंतहीन लग रहे थे, और जब भी वे किसी मुसीबत में पड़ते तो उसे अपनी निषिद्ध कलाओं का इस्तेमाल करना पड़ता, वरना वे इन चीजों से घिर जाते और दब जाते। निंग अलग था। हालांकि वह किसी भी दिव्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ओमेगा स्वॉर्ड दाव की अचूकता उसे अपने दुश्मनों से आसानी से बचने में मदद करती थी, और उसकी ओमेगा स्वॉर्ड दाव की 16 हॉट मुद्रा ने ये सुनिश्चित किया कि जीवों के लिए निंग तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो। ओह ठीक है नाइन डस्ट, तुमने मुझे अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। निंग ने कहा। मुझे बस इतना पता है कि तुम नाइन डस्ट संप्रदाय के संप्रदायाध्यक्ष हो और नए हो, लेकिन नाइन डस्ट संप्रदायाध्यक्ष बनने से पहले तुम क्या करते थे? मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह अजीब है कि तुम जैसा शक्तिशाली डाउलॉर्ड अचानक कहीं से प्रकट हो गया, और तुम बिल्कुल भी शांत स्वभाव के नहीं लगते। तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो? निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की तरफ एक नजर डाली, फिर आत्मसंतुष्ट होकर बोला, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं असल में थर्ड स्टेप का एक डाउलॉर्ड हूँ। तीसरी सीढ़ी का डाउलॉर्ड? निंग हैरान था। तीसरी सीढ़ी का डाउलॉर्ड इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि चौथी सीढ़ी पर पहुंचते ही वह डाउलॉर्ड डॉनस्टार के बराबर हो जाएगा? ये लगभग तय था। लेकिन तुम्हारा दिव्य शरीर, निंग ने भौहें चढ़ाईं। निंडस्ट सेक्लॉर्ड के दिव्य शरीर में अद्भुत शक्ति का आभामंडल था, और यह चौथे चरण के अधिकांश डाउलॉर्ड्स के शरीरों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तीसरे चरण के डाउलॉर्ड के लिए इतनी शक्तिशाली आभा वाला दिव्य शरीर होना अत्यंत असामान्य था। क्या तुम किसी प्रकार के विपथगामी हो, या हम? ये विचित्र विशेष जीव कुछ भी नहीं है। मैं एक प्राचीन साधक हूँ, अब तक का सबसे उत्तम प्राणी हूँ, नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा।
निंग हैरान था। हालांकि प्राचीन साधक अनंत प्रदेशों के 6 प्रमुख संगठनों में से एक थे, फिर भी उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से कम और दुर्लभ थी। ब्राइट शो साम्राज्य के ब्राइट शो साम्राज्यवादियों के बराबर। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि निंडस्ट सेक्लॉर्ड एक प्राचीन साधक निकलेगा। जैसा कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, यह मेरी जाति के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पैतृक जगहों में से एक है। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की ओर देखा। मुझे डर है, डार्क नॉर्थ, कि तुम इस जगह से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे मेरे पूर्वजों ने मेरी प्राचीन जाति के सदस्यों के लिए छोड़ा था। पुस्तक 30, अध्याय 16। हर चीज का अपना अभिशाप होता है। प्राचीन साधकों का पैतृक स्थल। जी निंग एक पल के लिए थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ईस्टरोड संप्रदाय पर हमला करने पर जोर दिया और तुरंत शून्य मार्ग खोज लिया। अरे, निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने आश्चर्य से निंग की ओर देखा। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? चूंकि यह जगह मेरे पूर्वजों ने छोड़ी है, इसलिए यहाँ का कोई भी खजाना या विरासत शायद मेरे हाथ लग जाएगी। और तुम्हारा क्या? हो सकता है कि तुम यहीं मर भी जाओ। डरने की क्या बात है? निंग ने सहजता से कहा। चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुके थे और भाग नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास बस एक ही रास्ता था कि हर चीज का सीधे सामना करें। और हाँ, अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि हम में से कौन मरेगा। तुम ही थे जिनकी पीठ पर उन जलते हुए जानवरों ने लात मारी थी। निंग काफी निश्चिंत लग रहा था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड निंग के शांत आत्मविश्वास से वाकई हैरान था। उसने पहले सच नहीं बताया था, लेकिन अब जब दोनों पक्षों ने गठबंधन करने और एक दूसरे पर हमला न करने या एक दूसरे के खिलाफ साजिश न रचने की शपथ ले ली थी, तो नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड आखिरकार इस रहस्य को उजागर करने को तैयार हो गया कि यह उसकी पैतृक जगह है। उसने देखा कि अंत में निंग को ये बात पता चल ही जाएगी, बशर्ते वह जिंदा रहे। ठीक है नाइनडस्ट, क्या तुमने अभी कहा कि तुम प्राचीन साधक ब्रह्मांड के सबसे उत्तम प्राणी थे? लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार ब्राइट शो इंपीरियल जैसे उच्च स्तरीय एबरंट जीव तुम प्राचीन साधकों के बराबर हैं। निंग ने कहा। हम्फ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने घुरघुराहट भरी। एबरंट्स, ये तो कुछ और नहीं बल्कि विचित्र प्राणियों का एक बेतरतीब रंग बिरंगा समूह है जो आदिकालीन अराजकता से पैदा हुआ है। इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसीलिए इन्हें सामूहिक रूप से एबरंट्स कहा जाता है। विचित्र प्राणियों के उस बेतरतीब समूह की तुलना हम प्राचीन साधकों से कैसे की जा सकती है? एक ही सांस में हमारा जिक्र करना ही हमारा अपमान है। जहाँ तक ब्राइट शो इंपीरियल्स की बात है, वे अराजकता के देव जानवरों की एक प्रजाति हैं जो हमारे समय से ही अस्तित्व में हैं। मुझे लगता है कि उन्हें बमुश्किल ही हमारा समकक्ष माना जा सकता है, लेकिन अगर हम वाकई अपनी दोनों प्रजातियों की तुलना करें तो भी वे हमसे काफी कमतर हैं। अराजक देव जानवर। निंग चौंका। हालांकि वह ब्राइट शो साम्राज्य का सदस्य था, लेकिन ब्राइट शो साम्राज्य के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। लगता है तुम्हें कई राजों की जानकारी नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा समय से डाउनलॉर्ड नहीं रहे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड हंसा। ब्राइट शो इंपीरियल्स इस जानकारी को अपमान का कारण मानते हैं। जाहिर है कि वे तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताते, लेकिन मैं तो बताऊंगा। अपमान? निंग काफी उत्सुक था। बहुत समय पहले साधक जैसी कोई चीज नहीं थी और विभिन्न पथभ्रष्ट जीवों को भी अभी साधना सीखनी बाकी थी। उस समय अनंत आदिम अराजकता ने 2 प्रकार के परिपूर्ण जीवों को जन्म दिया। पहला प्रकार मानवाकार था और वास्तव में दोषरहित था। वे असाधारण प्रतिभा और अद्भुत बोध क्षमता के साथ पैदा हुए थे और वे प्राचीन कहलाए। दूसरे प्रकार के जीवों का आकार जानवरों जैसा था और इसलिए उन्हें अराजकता के देवता कहा जाने लगा। प्राचीन लोग ही सबसे पहले साधना तकनीकों की खोज और आविष्कार करने वाले थे। परिणामस्वरूप हम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गए और अंततः अनंत आदिम अराजकता को एकीकृत करके उसके स्वामी बन गए, और इसीलिए हमें प्राचीन साधक कहा जाता है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के चेहरे पर गर्व के भाव थे। निंग चौंक गया। तो क्या प्राचीन साधकों ने ही सबसे पहले साधना तकनीकें बनाई? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। जहाँ तक उन विपत्कामी जीवों की बात है, हमें उनमें जरा भी रुचि नहीं थी। हालांकि अराजकता के देवता अच्छे सेवक तो थे ही। हमने उन्हें गुलाम बनाया और अपनी सवारी की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी मर्जी से इधर उधर घुमाया। क्या? निंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। ब्राइट शो के शाही लोग प्राचीन साधकों के गुलाम हुआ करते थे। उस समय हम प्राचीन साधक ब्रह्मांड में बेजोड़ विचरण करते थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने धीमी आह भरी। हमारी जाति का हर एक सदस्य अद्भुत बुद्धि और बोध क्षमता के साथ पैदा होता है, इसलिए हमने एक के बाद एक नई तकनीकें विकसित की। क्या आप जानते हैं कि कितने ब्राइट शो साम्राज्यवादी शाश्वत सम्राट बनने में कामयाब रहे हैं? सिर्फ एक, ब्राइट शो हेजेमोन स्वयं। लेकिन कई प्राचीन साधकों ने अनंत काल प्राप्त किया है। ये सब हमारी बोध क्षमताओं की बदौलत है। मानवरूपी जीव स्वभाव से पशुरूपों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगर कैओस गॉड बीस्ट एक हेजेमोन उत्पन्न करने में कामयाब नहीं होते तो वे अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अफसोस की बात है, वह समय बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। अब आप सामान्य साधकों का युग है। नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। आप सामान्य साधक हम जैसे पूर्ण नहीं हैं, और आप में से कुछ ने तो साधारण मनुष्यों के रूप में शुरुआत की थी और धीरे धीरे सत्ता के पदों पर पहुंचे। दुर्भाग्य से आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप हर खरब साल में केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी पैदा करें तो भी अंततः आप बड़ी संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञ इकट्ठा कर लेंगे। सामान्य साधकों की इतनी बड़ी संख्या का सामना करते हुए हमारे पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग की ओर देखा। डार्क नॉर्थ, हम प्राचीन लोग साधारण साधकों को भी अपने दल में स्वीकार करते हैं।
बशर्ते आप दाओ गठबंधन के एक साधारण सदस्य हों और ब्राइट शो साम्राज्य, एओनियन साम्राज्य या डार्क साम्राज्य के सदस्य न हों, हम आपको भर्ती करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितना मैं आपको मानता हूं, तो आपको सर्वोत्तम संसाधन दिए जाएंगे। निंग ने अपने होंठ भींच लिए। क्या उन्होंने साधारण साधकों की भर्ती की थी? ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई यही कर रहा था। ब्राइट शो साम्राज्य, एओनियन, ये सभी भी भर्ती कर रहे थे और कुछ साधारण विश्व स्तरीय साधकों को एओनियनों ने अपने अनुचर के रूप में नियुक्त किया था। ऑलगॉड एस्टेट में निंग जिन विश्व स्तरीय साधकों से मिला था वे ज्यादातर साधारण साधक थे। उनमें से ज्यादातर में एओनियन रक्त बिल्कुल नहीं था। किसने सोचा होगा कि प्राचीन साधक भी भर्ती कर रहे थे? लेकिन बात तो सही थी। ब्राइट शो, इंपीरियल्स, एओनियंस और प्राचीनों सभी की एक ही समस्या थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। तुम्हारा क्या विचार है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने उत्सुकता से निंग की ओर देखा। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि सिर्फ दाओ एलायंस की ही नींव हम प्राचीनों जितनी गहरी हो। छोड़ो भी, पहले मुझे सोच लेने दो, निंग ने कहा। वह तो ब्राइट शो किंगडम में शामिल हो ही चुका था, वह उनके दुश्मनों में कैसे शामिल हो सकता था? फिर भी किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए ये बात गुप्त रखना ही बेहतर था कि वह ब्राइट शो किंगडम का सदस्य है। कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पैतृक भूमि पर मुझे विश्वास है कि आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि हम प्राचीन साधक कितने अद्भुत हैं। नाइनडस्ट संप्रदाय के स्वामी मुस्कुराए। बाद में मैं आपका परिचय करा दूंगा। वह एक अद्वितीय प्रतिभा थे जिन्होंने 2 सर्वोच्च दाव में महारत हासिल कर ली थी और उन्हें पूरी तरह से एक साथ जोड़ दिया था। प्राचीन साधकों के बीच भी उन्हें अपनी पीढ़ी के चुनिंदा कुलीन लोगों में से एक माना जाता था। बहुत पहले प्राचीन साधकों की एक प्रमुख शक्ति ने उसके लिए कुछ भविष्यवाणियां की थीं, जिससे उसे पता चल गया था कि उसे कहाँ साहसिक कार्य करना चाहिए और उसका भाग्य कहाँ है। हालांकि अंततः भविष्य अज्ञात ही रहेगा। अंकगणितीय भविष्यवाणियां आपको भविष्य के कुछ अंश और झलकियां ही दिखा सकती थीं। समय बीतता गया। औपचारिक रूप से एक साथ मिलकर निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड इस रहस्यमय क्षेत्र में सावधानी से यात्रा करते रहे, एक पत्थर के रास्ते से दूसरे पत्थर के रास्ते तक। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई अंत ही नहीं है। उन दोनों ने इस जगह पर फंसे हुए पूरे 3 महीने बिताए। शुक्र है कि निंग ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को ढेर सारी स्पिरिट पिल्स बेच दी थीं, वरना शायद वह बच नहीं पाता। स्वूश, तीसरे महीने के अंतिम दिन। मार डालो, उन्हें मार डालो और खा जाओ। ज्वलंत प्राणियों का एक बड़ा समूह एक उड़ते हुए काले जहाज का पीछा कर रहा था, जो अविश्वसनीय गति से उनसे दूर भाग रहा था, जबकि 9 भयानक गुप्त कलाएं उसके चारों ओर लहरा रही थीं, जो किसी को भी उसके पास आने से रोक रही थीं। फुफ, काला जहाज एक अलग पत्थर के रास्ते में उड़ गया। आहा, निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों चौंक गए। कुछ ही क्षणों बाद उनकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। आगे एक बहुत बड़ा और खाली क्षेत्र था जिसका आकार कम से कम 100 अरब किलोमीटर था। इस क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में एक ग्रह था जो प्रकाश से जगमगा रहा था और अनंत शक्ति की आभा बिखेर रहा था। इस पूरे खाली क्षेत्र में कोई ज्वाला नहीं थी। ये याद रखना जरूरी है कि अब तक वे दोनों जिस भी जगह से गुजरे थे वह उन भयानक सर्वव्यापी लपटों से भरी हुई थी। हालांकि इस क्षेत्र में एक भी ज्वाला नहीं थी। क्या हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं? निंग ने चुपचाप पूछा। ये स्थान संभवतः वही स्थान है जहां पूर्वज चाहते थे कि हम पहुंचें। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपने सामने स्थित ग्रह को उत्साह से देखा। पिछले 3 महीनों में उन्होंने बस पत्थर के रास्ते और अंतहीन लपटें ही देखी थीं। उन्होंने इतना विशाल खाली इलाका कभी नहीं देखा था। 100 अरब किलोमीटर और उसके बीच में एक ग्रह। इस ग्रह से निकलने वाली शक्ति का आभामंडल इतना जबरदस्त था कि निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों की सांसें फूल गईं। ये जगह शायद अंतिम बिंदु हो सकती है। मार डालो। पत्थर के रास्ते से जलते हुए जानवरों का एक समूह उन दोनों का पीछा करने के लिए निकला। हालांकि बीच में दूर स्थित ग्रह को थोड़ा हिचकिचाते हुए देखते हुए उनकी गति अचानक धीमी पड़ने लगी। विभिन्न जीवों के शरीरों को ढंकी हुई लपटें धीरे धीरे कम होती दिखीं। जल्दी करो और उन्हें मार डालो, उन्हें भागने मत दो। जलते हुए जीवों ने एक बार फिर गति पकड़ ली। झट, काला जहाज बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ग्रह की ओर उड़ चला। जलते हुए जीवों ने अपना उग्र पीछा जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे वे ग्रह के करीब पहुंचते गए वे उतने ही दबे हुए से लगने लगे। उनके शरीर से लपटें गायब हो गईं और उनके नीचे छिपे अग्नि कवच, बाल और शरीर दिखाई देने लगे। वे तारे के जितना करीब पहुंचते गए उनकी आभा उतनी ही कमजोर होती गई। हर चीज का अपना अभिशाप होता है। ये देखकर निंग हैरानी से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये ज्वलंत जीव बिल्कुल भी मारे नहीं जा सकते थे, लेकिन जैसे ही वे इस ग्रह की ओर बढ़ने लगे वे नाटकीय रूप से कमजोर होने लगे। लगता है उस ग्रह का हम पर कोई असर नहीं है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने ग्रह की ओर सावधानी से देखा जैसे जैसे वे उसके करीब आते गए, लेकिन उसकी शक्ति का आभामंडल जबरदस्त है। हो सकता है कि उसमें कुछ खतरे छिपे हों। निंग ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि हम वापस पत्थर के रास्तों में चले जाएं? ऐसा करने के लिए मुझे पागल होना पड़ेगा, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने घुरघुराते हुए कहा। जाहिर है, पत्थर के गलियारों में लगभग 3 महीने बिताने के बाद वह उनसे बहुत ज्यादा ऊब चुका था। आखिरकार हमें इस जगह पर जरूर जाना होगा, बस थोड़ा सावधान रहना होगा, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा। ठीक है। निंग ने भी ग्रह को घूरा। काला जहाज उसके और करीब उड़ता गया और जलते हुए जीव अब भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन पल पल कमजोर होते जा रहे थे। आखिरकार वे सब रुक गए और गुस्से और नाराजगी से भरी घुरघुराहटें निकालने लगे।
उनके पास बस देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि काला जहाज ग्रह के और करीब उल्टा जा रहा था। पुस्तक 30 अध्याय 17 भविष्यद्वक्ता अवतरित होते हैं। काला यान आखिरकार तारे के बाहर रुक गया। जी निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड यान के अगले हिस्से पर खड़े होकर ग्रह को साफ देख पा रहे थे। कितना सुंदर तारा है, निंग ने तारीफ की। ग्रह सुरक्षा की कई परतों से सुरक्षित था, मानो अंडे की जर्दी छिलके से सुरक्षित हो। लेकिन ये खतरनाक भी है, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने गंभीरता से चेतावनी दी। चलो चलें। निंग ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर देखा, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। उफ, काला जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जल्द ही तारे की सुरक्षा करने वाले पहले अवरोध के सामने पहुंच गया। यह एक गैसीय अवरोध था जो बिल्कुल काला और बेहद ठोस था। जब काला जहाज उसमें से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो दोनों को ही एहसास हुआ कि पहला अवरोध जहाज का जोरदार प्रतिरोध कर रहा है। काले जहाज को अवरोध को मुश्किल से पार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। रास्ते भर चटचटाहट करता हुआ लगभग 1 लाख किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वे काली धुंध के क्षेत्र से निकलकर गहरे नीले धुंध के क्षेत्र के सामने आ गए। मुझे लगता है कि चौथे चरण के ज्यादातर डाउनलोड्स इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, निंग ने धीरे से कहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये सुरक्षा झिल्ली प्राकृतिक रूप से नहीं बनी होगी, यह जरूर इंसानों द्वारा बनाई गई होगी। सहमत। 10 में से 9 लोग कहते हैं कि इसे किसी बड़ी शक्ति ने बनाया है जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। झट, जहाज आगे बढ़ता रहा, एक के बाद एक गैस की परतों से गुजरता हुआ। ये गैस की 9 परतें थीं और उनका रंग काला, गहरा नीला, नीला, हल्का नीला था। रंग लगातार हल्के होते गए, आखिरी परत तक जो पूरी तरह से सफेद धुंध से बनी थी। अब तक सफेद धुंध ने काले बर्तन के लिए लगभग नगण्य स्तर का प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया था। नीले रंग की परत से शुरू होकर कुछ विशेष जीवन रूप प्रकट होने लगे। वे गैस के भीतर ही रहते थे और गैसीय जीवों जैसे थे। वे किसी भी आकार में रूपांतरित हो सकते थे, कुछ शक्तिशाली और कुछ कमजोर। सबसे शक्तिशाली लगभग चौथे चरण के डाउनलोड्स के बराबर थे, जबकि सबसे कमजोर सामान्य विश्व स्तरीय साधकों के बराबर थे। फुसफुसाहट। धुंध की 9वीं परत पार करने के बाद निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपने सामने एक बिल्कुल नई खुली दुनिया देखी। यह एक विशाल और खूबसूरत दुनिया थी जो शहरों, गांवों और ढेर सारे साधारण मनुष्यों से भरी हुई थी। तो इस जगह पर सचमुच जीवित प्राणी रहते हैं, निंग ने भावुक होकर आह भरी। यह अंतहीन आदिम अराजकता सचमुच अंतहीन चमत्कारों से भरी है। ऐसी खतरनाक जगह में भी जीवन जीवित रह सकता है। मुझे संदेह है कि जिस महाशक्ति ने सुरक्षात्मक धुंध की उन 9 परतों का निर्माण किया था, उसने ऐसा इन नश्वर प्राणियों के लिए ही किया होगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सावधानीपूर्वक अपनी इंद्रियों को बाहर भेजा, फिर धीमी आवाज में कहा, यह क्षेत्र अदृश्य नियमों से भरा है जो सामान्य साधकों को उड़ने से रोकते हैं। केवल डाउनलॉर्ड ही यहाँ उड़ सकते हैं। आसमान सीलबंद है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये हो सकता है कि इस ग्रह के भीतर एक शाश्वत सम्राट हो? अनंत काल प्राप्त करने पर आपके शब्द ही कानून के आदेश बन गए। आप कुछ ऐसे आदेश जारी कर सकते थे जिनका पालन एक निश्चित क्षेत्र के सभी लोगों को करना होता था। हालांकि पर्याप्त रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड इन आदेशों को पूरी तरह से अनदेखा करने में सक्षम थे। ये समझना होगा कि कुछ अत्यंत शक्तिशाली डाउनलॉर्ड ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित दाव के प्रमुख सार की शक्ति को भी दबाने में सक्षम थे। इसकी तुलना में शाश्वत सम्राटों द्वारा जारी किए गए मात्र आदेश कुछ भी नहीं थे। ठीक है, इस जगह पर शायद मेरी प्राचीन जाति का कोई पूर्वज रहा होगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपनी नजरों से उस जगह को देखा। डार्क नॉर्थ, मुझे यकीन है कि तुमने भी इसे भांप लिया होगा। यह विशाल दुनिया मुझे खतरे का एक अविश्वसनीय रूप से प्रबल आभास देती है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम यहाँ आसानी से मर सकते हैं। हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। निंग ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने इस ग्रह को दूर से देखा, उसे इससे निकलने वाले एक भयानक खतरे का आभास हो गया था। अब जब वे सचमुच उसमें प्रवेश कर चुके थे तो यह आभास और भी प्रबल हो गया। निंग के ठीक नीचे घास के मैदानों से होकर 8 अजीबोगरीब दिखने वाले 4 पैरों वाले जानवर एक विशाल गाड़ी को खींच रहे थे। गाड़ी के चारों ओर 300 वीर योद्धा थे जो सभी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी की सुरक्षा कुछ संरचनाओं द्वारा की जा रही थी जो उसके चारों ओर हल्की हल्की झिलमिला रही थी, ताकि गाड़ी किसी भी तरह से टकराए या हिले नहीं। गाड़ी 30 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी थी। गाड़ी में एक युवक बैठा था जिसने चिकने रेशमी कपड़े पहने हुए थे और साथ में 2 मनमोहक महिलाएं थीं जो उससे लिपटकर उसे खाना खिला रही थीं। युवक ने लापरवाही से दोनों महिलाओं पर हाथ फेरा और उनके साथ खेलने लगा। हालांकि उसकी आंखों में कहीं दूर की नजर थी। महाराज, ड्रैगनविंग सिटी आगे है। क्या हमें गवर्नर से मिलना चाहिए? गाड़ी के बाहर से एक शूरवीर की आवाज गूंजी। हालांकि उनके स्वामी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस यात्रा में वे किन विशेषज्ञों से मिलेंगे, लेकिन युवा स्वामी उन लोगों में से नहीं थे जो बस वही करते जो उन्हें बताया जाता। 2 विशेषज्ञ ऐसे थे जिनसे उन्होंने अब तक मिलने से इनकार कर दिया था। ड्रैगनविंग के गवर्नर मेरे सीनियर्स में से एक हैं और उन्होंने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हमें उनसे जरूर मिलना चाहिए। युवक हंसते हुए बोला। स्वीकार किया गया, शूरवीर ने बाहर से कहा। गाड़ी में बैठे युवक ने बगल में बैठी एक महिला को दुलारते हुए, आंखों में एक स्वप्निल भाव लिए हुए धीरे से बुदबुदाया, तो यही वो रास्ता है जो पिताजी ने मेरे लिए तय किया है। मैं अभी से देख सकता हूँ कि मेरा बाकी जीवन कैसा होगा।
मैं सचमुच इससे खुश नहीं हूँ। फुफ। अचानक कहीं से दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक सफेद वस्त्र पहने एक युवक था जिसकी पीठ पर एक काला म्यान था, जबकि दूसरा एक बर्फीले चेहरे वाला आदमी था। हालांकि न तो गाड़ी में बैठी दोनों महिलाओं ने और न ही उस कुलीन युवक ने उन पर ध्यान दिया। युवक अपने विचारों में खोया रहा और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। ये बच्चा इस जगह से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद सर्वोच्च प्रतिष्ठा वाले लोगों में से एक है। दरअसल 3 बड़े देवता और 5 अमर पूर्वज उसकी रक्षा करते हैं, जबकि वह खुद भी एक बड़ा देवता है। और जिस तरह से वे उसे संबोधित करते हैं, उससे लगता है कि वह किसी न किसी तरह का राजकुमार ही होगा, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा। शायद वह इस दुनिया के बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानता है। डार्कनॉर्थ, तुम ये सम्मान दोगे या मैं पूछूंगा, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उस इलाके में कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहा था। वे बस अस्तित्व के बिल्कुल अलग स्तरों पर मौजूद प्राणी थे। हालांकि निंग जब 3 लोगों से निकला था तब वह सिर्फ एक ज्येष्ठ देवता था, लेकिन अब वह एक ही सांस में अनगिनत ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों को मिटा सकता था। वे दोनों काफी सतर्क रहे। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को यूं ही जांच पड़ताल के लिए नहीं भेजा, क्योंकि ये दुनिया उनके लिए बहुत खतरनाक थी। ये समझना होगा कि वे असंख्य ज्वलंत प्राणी भी इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर वे ज्यादा जल्दबाजी करते तो शायद यहीं मर जाते। इसलिए सावधानी ही सबसे अच्छा फैसला था। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसका पालन सभी डाउनलॉर्ड साहसिक यात्राओं पर करते थे। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों ही डाउनलॉर्ड्स के बीच शक्ति के शिखर पर थे। अब तक उन्हें चौथे चरण के दूसरे दर्जे के डाउनलॉर्ड्स माना जा सकता था और उनकी तुलना सामान्य शाश्वत सम्राटों से की जा सकती थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें सतर्क रहना ही था। आप जितने शक्तिशाली होते, आपको उतना ही सावधान रहना पड़ता। इस दुनिया के भूमिगत भाग में एक गहरी जगह, यह एक ऐसी जगह थी जहाँ हर जगह प्राचीन संरचनाएं देखी जा सकती थीं। जमीन से लगभग 19 करोड़ किलोमीटर नीचे एक खूबसूरत भूमिगत महल था। महल बेहद शांत था और हालांकि कुछ बड़े देवता, अमर पितृ और यहाँ तक कि विश्व देवता भी उसमें से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर भी वे सभी मौन और गंभीर थे। उनमें से किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से डर लग रहा था। भूमिगत महल के अंदर एक प्राचीन शांत कमरे में एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति पद्मासन में विराजमान था। उसकी आभा चौथे चरण के डोलॉर्ड जैसी थी। उसके सामने एक विशाल दर्पण था। दर्पण में एक काले जहाज की छवि दिखाई दे रही थी जो धुंध की परतों को चीरता हुआ ऊपर विशाल दुनिया में उतर रहा था। ये दृश्य दर्पण में बार बार घूम रहा था। बुजुर्ग, अचानक दूर से एक बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति आया जिसकी आभा दूसरे चरण के किसी दैवीय देवता जैसी थी। उसने आदरपूर्वक उस बुजुर्ग को पुकारा, लेकिन जब उसने अचानक आईने में चल रही छवियों को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, क्या ये पैगंबर हैं? हाँ, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आह भरी। पैगंबरों, लाखों अराजकता चक्रों के बाद पैगंबरों का एक और समूह हमारी दुनिया में उतर आया है। पैगंबर उतर आए हैं? पैगंबर? बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति चौंक गया और घबरा गया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए बड़े साहब, हमें क्या करना चाहिए? सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हाथ हिलाया तो एक काली किताब उसके सामने प्रकट हो गई। वह किताब अपने आप खुल गई और उसमें इस महाद्वीप का इतिहास भरा हुआ था। घबराओ मत, श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने धीरे से कहा। हमारे महाद्वीप के प्राचीन इतिहास में कहा गया है कि पैगंबर 3 अलग अलग अवसरों पर अवतरित हुए हैं। प्रथम पैगंबर ने हमें साधना सिखाई, जिससे हम अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होकर अमर साधना के युग में प्रवेश कर सके। ये हमारे महाद्वीप का प्रथम युग था। दूसरे पैगंबर ने इससे भी बढ़कर किया। उन्होंने हमारे लिए एक आधार स्थापित किया, हमारी रक्षा के लिए 9 आकाशीय अवरोध स्थापित किए और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि वे अग्नि दानव हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का साहस न कर सकें। आजकल केवल सबसे पागल अग्नि दानव ही आक्रमण करने का साहस कर सकते हैं और अब वे कोई विशेष खतरा नहीं रखते। परिणामस्वरूप हमारी मातृभूमि वास्तव में शक्तिशाली बन सकी। ये द्वितीय युग था। लेकिन तीसरा पैगंबर और तीसरा युग जो वह लेकर आए, बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने घबराहट से कहा, वह हमारे इतिहास का सबसे अंधकारमय युग था। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तीसरे पैगंबर का अवतरण। वह पैगंबर बहुत ज्यादा लालची था और उसने एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया था। तीसरी बार हमें अंततः 18 स्वर्ग और नर्क के पारस्परिक सर्वनाश संगठन की शक्ति को प्रकट करने के लिए विवश होना पड़ा। हमने इस भूमि में निहित प्रचंड शक्ति का आह्वान किया और अंततः उस पैगंबर का वध करने में सफल रहे। लेकिन हमारी दुनिया के अनगिनत जीव भी मारे गए। केवल कुछ ही जो पवित्र भूमि में छिपे थे बच पाए। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति बेहद घबराया हुआ था। वह युद्ध बहुत भयानक था। पूरी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति में आने में लाखों अराजकता चक्र लगे थे। चाहे यह आशीर्वाद हो या विपत्ति, हमें इसका सामना तो करना ही होगा। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने कहा, चाहे कुछ भी हो, पैगंबरों के अवतरण का अर्थ है कि चौथा युग शुरू हो चुका है। इनका माइंड, उन दोनों पैगंबरों से प्रारंभिक संपर्क स्थापित करने का कार्य तुम्हारा होगा। पुस्तक 30, अध्याय 18, यंग मास्टर स्काईविंड। गाड़ी के अंदर जी निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड देख रहे थे कि युवक अपनी नौकरानियों के साथ खेल रहा है। फुफ। अचानक दोनों नौकरानियां बिना आवाज किए बेहोश हो गईं। अरे! युवक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह बगल की ओर देखने लगा। उसके ठीक बगल में 2 आकृतियां खड़ी थीं, उसे घूर रही थीं। एक सफेद वस्त्रधारी युवक था जिसकी पीठ पर काली तलवार की म्यान थी, जबकि दूसरा एक भयानक दिखने वाला आदमी था। सफेद वस्त्रधारी युवक का आभामंडल शांत था
और वह शायद कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस भयानक दिखने वाले व्यक्ति के चारों ओर फैली धुंधली भयावह आभा ने युवक को थोड़ा घबरा दिया। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि दुनिया के स्तर से नीचे वह लगभग अजेय है। फिर भी ये दो शक्तिशाली अजनबी किसी तरह उसकी गाड़ी में घुस गए बिना उसकी जानकारी के, और उसकी दोनों दासियां चुपचाप बेहोश हो गईं। वरिष्ठ जनों, युवक जल्दी से खड़ा हुआ और झुककर प्रणाम किया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हैं, बच्चे, निंग ने कहा। कृपया आगे बढ़ें, वरिष्ठ, युवक ने तुरंत कहा। पहले अपना परिचय दो। निंग की आवाज में एक अजीब जादुई शक्ति थी जिसने उस युवक को बोलने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम स्काईविंड है। मैं स्काईफियन शहर का 9वां युवा गुरु हूँ और शहर के गवर्नर मेरे पिता हैं। मैं अपने पिता के आदेश पर ईस्टवर्ड स्वॉर्ड पवेलियन की यात्रा करने आया हूँ ताकि स्वॉर्ड मास्टर ईस्टवर्ड का प्रशिक्षु बन सकूं। स्काईविंड के मुंह से ये शब्द निकलते ही वह चौंक गया। आखिर वह अपने शब्दों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया? निंग ने पूछा, क्या ये स्वॉर्ड मास्टर ईस्टवर्ड विश्व स्तरीय विशेषज्ञ है या संसार डाउनलॉर्ड? पास में ही बैठे निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने भी ध्यान से सुना। इस ग्रह से निकलने वाले खतरे के आभामंडल को देखते हुए उन्हें लगा कि अपने सभी कार्यों में संयम बरतना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ढिठाई से काम नहीं लिया। उन्हें नहीं पता था कि इस ग्रह के सबसे महान व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अगर उन्होंने अनजाने में किसी को नाराज कर दिया और उसे अपना दुश्मन बना लिया, तो अगर इस ग्रह के खतरे का उनका अंदाजा सही था तो उनकी जान भी जा सकती थी। वे पहले ही अंतहीन पत्थर के मार्गों में अनगिनत ज्वलंत प्राणियों के हाथों बहुत अधिक कष्ट झेल चुके थे। बस एक विश्व स्तरीय साधक, जाहिर है। युवा गुरु स्काईविंड की आंखों में भय का भाव था क्योंकि उसने खुद को बेकाबू होकर बोलते सुना। ऐसा क्यों था कि वह पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था? संसार डाउनलॉर्ड केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं और उन्हें ढूंढना या उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। मैं उन्हें अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ? तलवार मास्टर ईस्टवर्ड तलवार के दाव के एक अत्यंत प्रसिद्ध विशेषज्ञ से अधिक कुछ नहीं है। वह अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के सामने लगभग अजेय हैं और यहाँ तक कि मेरे पिता भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पिता ने उन्हें मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए बहुत प्रयास किए। हालांकि मुझे पहले ईस्टवर्ड तलवार मंडप तक पहुंचना होगा और प्रवेश पाने से पहले व्यक्तिगत रूप से कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। निंग और नाइंडस्ट सेक्लॉर्ड ने एक दूसरे को देखा। विश्व स्तर उनके लिए तीसरे या चौथे चरण के ज्यादातर डाउनलॉर्ड्स को भी एक मामूली लहर से नष्ट किया जा सकता था। विश्व स्तरीय साधकों की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार दोनों ही शक्ति में साधारण शाश्वत सम्राटों के बराबर थे। तो क्या तुम्हें पता है कि संसार डाउनलॉर्ड कहाँ है? निंग ने उससे सवाल करना जारी रखा। जो जितना ताकतवर होगा उसे उतना ही ज्यादा पता होगा। ज्यादा संभावना है कि स्थानीय संसार डाउनलॉर्ड इस ग्रह के रहस्यों के बारे में ज्यादा जानते होंगे। मुझे नहीं पता। मेरे जैसे किसी व्यक्ति को संसार डाउनलॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी कैसे हो सकती है? युवा गुरु स्काईविंड ने समझाया। शायद कुछ सबसे विशिष्ट विश्व स्तरीय साधकों को कुछ बातें पता होंगी। निंग लगातार सवाल पूछता रहा जबकि युवा स्वामी स्काईविंड स्वतः ही जवाब देता रहा। स्काईविंड की आंखों में आंसू आ गए थे। निंग कुछ भी पूछे, वह किसी न किसी तरह स्वतः ही पूरी सच्चाई से जवाब देने के लिए मजबूर हो रहा था। इस एहसास ने उसके अंदर दहशत पैदा कर दी। उसे बार बार याद दिलाया जा रहा था कि इस सफेद वस्त्रधारी तलवारधारी युवक के सामने वह कितना लाचार है। काफी समय बीत जाने के बाद, तुम्हारा क्या विचार है? निंग ने नाइंडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर देखा। ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इस ग्रह पर संसार डाउनलॉर्ड जरूर होंगे और उनमें से कई तो होंगे ही, नाइंडस्ट संप्रदाय के स्वामी ने कहा। अनंत प्रदेशों में हमारे डाउनलॉर्ड्स आमतौर पर अपने संप्रदाय स्थापित कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सभी डाउनलॉर्ड्स छिपे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलो इस स्काईविंड बच्चे से भी ऊंची रैंक वाले किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं, निंग ने कहा। यही हमारा एकमात्र विकल्प है। नाइंडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। दोनों ही काफी धैर्यवान थे। वे इस ग्रह की खोज में 10 दिन और चुपचाप बिताना पसंद करते थे, बजाय इसके कि जल्दबाजी में कोई लड़ाई शुरू कर दें। जैसा कि कहावत है, जब आप खुद को और अपने दुश्मनों को समझ लेते हैं तभी आप अपनी सभी लड़ाइयों में विजयी होते हैं। ये ग्रह संभवतः प्राचीन साधकों के किसी पूर्वज द्वारा छोड़ा गया कोई पैतृक स्थल था। वे यहाँ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। मेरे पास आपके लिए और भी प्रश्न हैं। निंग ने युवा मास्टर स्काईविंड की ओर देखा। कृपया आगे बढ़ें, सीनियर, युवा मास्टर स्काईविंड ने जल्दी से कहा। वह निंग और नाइंडस्ट सेक्लॉर्ड के बीच की बातचीत को पूरी तरह से सुनने में असमर्थ था। वह अपनी स्थिति से वाकिफ था और पूरी तरह आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा था। निंग ने पूछा, इस क्षेत्र में कौन संभवतः संसार डाउनलॉर्ड्स के बारे में जानकारी रख सकता है? इस सामान्य क्षेत्र में सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति ड्रैगन विंग शहर का गवर्नर होगा। वह इस पूरे क्षेत्र पर शासन करता है और यहाँ के सभी असंख्य जीव उसके सामने नतमस्तक हैं। मेरे पिता के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं और वह बहुत लंबे समय से जीवित है। वह निश्चित रूप से मुझसे 1000 गुना ज्यादा जानता है। हो सकता है उसे पता हो कि संसार डाउनलॉर्ड कहाँ छिपे हैं। युवा गुरु स्काईविंड बेकाबू होकर बोलता रहा। मैं उससे मिलने जाने की योजना बना रहा था क्योंकि उसने काफी मदद की थी और ईस्टवर्ड स्वॉर्ड पवेलियन में शामिल होने में मेरी मदद की थी। निंग हंसा। अच्छा, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे और ड्रैगन विंग के गवर्नर से मिलेंगे। और इसलिए निंग और नाइंडस्ट संप्रदाय के स्वामी दोनों गाड़ी के अंदर ही रहे। युवा स्वामी स्काईविंड ने स्वाभाविक रूप से अपने पास उपलब्ध सभी उत्तम भोजन और मदिरा की पेशकश की।
दोनों दासियां अब तक जाग चुकी थीं और उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे स्वाभाविक रूप से समझ गईं कि उनका सामना दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हुआ है। ब्लग मुझे इस तरह आराम करने का मौका मिलना दुर्लभ है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने बढ़िया वाइन पी, फिर एक सुकून भरी आह भरी। लगता है जैसे मुझे जरा भी आराम करने का मौका मिले सदियों हो गए। उन पथरीले रास्तों में तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाता था। हाँ, एक सुकून भरी जिंदगी ही सबसे अच्छी जिंदगी है। निंग भी उन जलते हुए जीवों की वजह से लगभग पागल हो चुका था, लेकिन अब वह भी काफी सुकून महसूस कर रहा था। अचानक निंग की नजर गाड़ी की भीतरी दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर कुछ निशान खुदे हुए थे और निंग तुरंत समझ गया कि ये तलवारबाजी के निशान थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग को दीवारों की ओर देखते हुए देखा और उसने निंग की निगाहों का पीछा किया। दीवारों पर तलवारों के निशान देखकर वह हंस पड़ा। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि इतनी घटिया तलवारबाजी का प्रदर्शन करे। पास में ही बैठे युवा मास्टर स्काईविंड तुरंत शर्म से लाल हो गए। सब जानते हैं कि मेरे युवा स्वामी की तलवारबाजी कितनी अद्भुत है। युवा स्वामी स्काईविंड की तलवारबाजी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं तलवारबाजी के बल पर उन्हें ईस्टवॉइड स्वॉर्ड पवेलियन में प्रवेश की अनुमति मिली थी। एक दासी ने अपना चेहरा लाल करते हुए तर्क दिया। युवा मास्टर स्काईविंड ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। हे भगवान, तुम बेवकूफ औरत, तुम्हें कुछ कहने की क्या जरूरत थी? ये छोटी बच्ची आपकी बहुत भक्त है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने दासी की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। वह साफ तौर पर डरी हुई है, फिर भी वह आपकी तरफ से बोलना चाहती थी। लेकिन मुझे आपको बताना होगा, मैं सच कह रहा था। आपकी तलवारबाजी वाकई भद्दी और बेढंगी है। अपने युवा स्वामी की तलवारबाजी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उस तथाकथित तलवारबाज ईस्टवॉइड की तलवारबाजी भी बेहद भद्दी है। तलवारबाजी के मामले में आपके सामने जो सज्जन हैं, वे तलवारबाजी के सच्चे महागुरु हैं। नहीं, मैं नहीं। मेरी तरफ देखना बंद करो। मैं यहीं इस साथी ताओवादी की बात कर रहा हूँ। क्या आप नहीं बता सकते कि इसकी पीठ पर तलवार की म्यान है? आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यह एक तलवारबाज है। निंग खुद को रोक नहीं सका और आश्चर्य से हंस पड़ा। वह तलवार मास्टर ईस्टवॉइड, या जो भी उसे कहा जाता है, तलवार के दाव के बारे में वह जो कुछ भी जानता है वह शायद मेरे दोस्त के पैर के नाखूनों में समा सकता है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे मूड में था और इसलिए उसने सहजता से बात की। युवा गुरु स्काईविंड ने तुरंत निंग की ओर देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से जल रही थीं। वह तलवार का दीवाना था और तलवार के प्रति पूरी तरह समर्पित था। इसीलिए उसने तलवारबाजी में इतनी ऊंचाई हासिल की थी और इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया था। उसने जानबूझकर दिखावे के लिए गाड़ी में तलवार के निशान नहीं छोड़े थे, बल्कि इस गाड़ी में भी वह अक्सर अपनी तलवारबाजी पर विचार करता रहता था। जब कभी उसे कोई आभास होता तो वह उसे दीवारों पर उकेर देता। नाइनडस्ट, तुम कुछ ज्यादा ही शेखी बघार रहे हो, निंग ने कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सच कह रहा हूँ। वह ईस्ट जो भी हो, वह तो बस एक विश्व स्तरीय साधक है। तलवार के बारे में तुम जो जानते हो उसका 0.01% भी उसे कैसे पता हो सकता है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने जल्दी से कहा। मैंने तुम्हारे स्तर पर तुमसे ज्यादा मजबूत तलवार कला वाला कोई नहीं देखा। जैसा कि नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने देखा, निंग तीसरे चरण का एक दाव लॉर्ड था जिसकी तलवारबाजी वाकई जबरदस्त थी। एक बार जब वह चौथे चरण का दाव लॉर्ड बन गया तो वह शायद महल के स्वामी डॉनस्टार के बराबर हो जाएगा। हालांकि सच तो ये है कि निंग की तलवारबाजी को सभी अनंत प्रदेशों में बेजोड़ कहा जा सकता है, क्योंकि उसका दाव ओमेगा तलवार दाव जैसा था। वरिष्ठ युवा मास्टर स्काईविंड ने उत्सुकता से निंग की ओर देखा। अरे बदमाश! निंग ने गाड़ी की दीवारों पर नजर डाली, फिर सिर हिलाया। मुझे इन नक्काशी में कुल 36 तलवारबाजी के आसन धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े देवता के तौर पर तुम काफी प्रभावशाली हो, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। तुम इन 36 आसनों को सिर्फ 3 आसनों में मिला सकते हो। निंग ने बड़ी गंभीरता से गाड़ी की दीवारों की ओर इशारा किया और उन पर तुरंत 3 और तलवार के निशान उभर आए। तीनों में तलवार चलाने का इरादा था, लेकिन तलवार चलाने का इरादा बहुत ही साधारण था। निंग तो बस मार्गदर्शन दे रहा था। वह उस बच्चे को तलवारबाजी की कला को एक साथ मिलाने की बुनियादी बातें सिखा रहा था। दरअसल तुम इन्हें एक ही मुद्रा में मिला भी सकते हो। निंग ने फिर इशारा किया, जिससे दीवारों पर तलवार अभिप्राय की चौथी लकीर उभर आई। ये लकीर असाधारण रूप से शक्तिशाली थी और इसमें निंग के अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव की झलक थी। ठीक है, पास खड़े नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। मेरे दोस्त ने तुम्हारी पुरानी तलवारबाजी पर आधारित एक बिल्कुल नई तलवारबाजी बनाई है। हमने तुम्हारा खाना खाया और तुम्हारी शराब पी, लेकिन हम तुम्हारा कुछ भी एहसानमंद नहीं होना चाहते। अगर तुम इन शुरुआती 3 मुद्राओं में से सिर्फ एक में भी पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हो तो तुम विश्व स्तर पर पहुंच जाओगे। और आखिरी वाली बात, अगर तुम उसमें भी महारत हासिल कर लेते हो तो तुम विश्व स्तर के विशेषज्ञों के बीच अजेय हो जाओगे। युवा मास्टर स्काईविंड पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर गाड़ी की दीवारों को देख रहा था। पुस्तक 30, अध्याय 19, गवर्नर एस्टेट के भीतर। युवा गुरु स्काईविंड ने उन 4 तलवार चिन्हों को, खासकर 3 सरल चिन्हों को, गौर से देखा। उसके मन में अचानक अनगिनत अंतर्दृष्टियां उभरने लगीं और उसे तुरंत समझ आ गया कि ये 3 तलवार मुद्राएं ही उसकी तलवार कला में नाटकीय रूप से सुधार लाएंगी। वास्तव में ये उसे विश्व स्तर तक पहुंचने में भी मदद करेगी। उसने अपना सिर घुमाकर जी निंग की ओर देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आगे झुक गया। निंग बस उसे शांति से देखता रहा। इस युवक को दाव प्रदान करने के बाद कुछ प्रणाम स्वीकार करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। गुरुदेव, आपका शिष्य आपको नमस्कार करता है।
युवा गुरु स्काईविंड ने प्रणाम करते हुए ये शब्द कहे। मास्टर। निंग चौंका। आहा। पास ही खड़ा नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड एक पल की उलझन के बाद जोर से हंसने लगा। डार्कनॉर्थ, वह तुम्हें गुरु कह रहा है। क्या तुम उसे अपना शिष्य बनाने की सोच रहे हो? निंग ने सिर हिलाया। मैंने तो उसे बस कुछ सामान्य सुझाव दिए थे। इसे यह नहीं माना जा सकता कि मैंने उसे अपना शिष्य बना लिया है। वरिष्ठ, आपने मुझे जो महान दाव सिखाया है वह ये सुनिश्चित करेगा कि मैं 1 वर्ष के भीतर विश्व स्तर तक पहुंच सकूं। इतना महान दाव बिना किसी उद्देश्य के कैसे प्रसारित किया जा सकता है? युवा गुरु स्काईविंड ने जल्दी से कहा। वरिष्ठ, अगर आप मुझे नीची नज़र से देखते हैं तो मैं समझ सकता हूँ। आपने मुझे तलवारबाजी सिखाई है। मैं शायद एक सच्चा व्यक्तिगत शिष्य न हूँ, लेकिन मुझे एक मानद शिष्य तो माना ही जा सकता है ना? तुम बहुत चालाक हो, जूनियर। निंग ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, क्या आप सहमत हैं? युवा मास्टर स्काईविंड ने पूछा। इसका जिक्र दोबारा मत करना। निंग ने फिर सिर हिलाया। स्काईविंड तलवार के दाव में काफी कुशल था, लेकिन निंग इस समय पूर्वजों के एक पैतृक स्थल में फंसा हुआ था। किसी शिष्य को शिक्षा देने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। अगर वह ऐसा करता भी तो उसे पहले उस व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान से विचार करना पड़ता। समझ गया। स्काईविंड ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हालांकि बाकी यात्रा में वह और भी ज्यादा मेहनती और विनम्र होता गया। वह जानता था कि उस पर सचमुच एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आया है। हे भगवान, यह व्यक्ति अपनी 36 तलवारबाजी को 3 मुद्राओं में समेटने में और फिर उन तीनों को मिलाकर एक मुद्रा बनाने में सक्षम था। माना जाता है कि अगर वह उस अंतिम मुद्रा में निपुण हो जाता तो वह विश्व स्तरीय साधकों के बीच भी अजेय हो जाता। तलवारबाजी में उस वरिष्ठ ने किस अथाह स्तर को प्राप्त कर लिया था? निस्संदेह एक ऐसा स्तर जो स्काईविंड की कल्पना से भी परे था। वह स्वाभाविक रूप से ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहता था। केवल एक मानद शिष्य होना ही पर्याप्त होता। अफसोस, इन दोनों वरिष्ठों को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सका। कुछ घंटों बाद युवा मास्टर स्काईविंड की प्रक्रिया ड्रैगनविंग सिटी पहुंच गई। ड्रैगनविंग शहर एक बहुत बड़ा शहर था और इसमें करोड़ों नागरिक रहते थे। यह एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ का मुख्यालय था और इसकी सड़कें 3000 मीटर चौड़ी थीं और कई सुंदर गाड़ियों से भरी होती थीं। हालांकि स्काईविंड जैसे जुलूस, जिनमें 300 से ज्यादा शूरवीर होते थे, आकार में काफी प्रभावशाली माने जाते थे। यूजी, ये थोड़ी देर में आप पर निर्भर करेगा, निंग ने कहा। चिंता मत करो गुरुजी। सू यूजी काफी उत्साहित थी। निंग, सू यूजी और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड युवा मास्टर स्काईविंड के साथ गवर्नर की संपत्ति में दाखिल हुए। वे एक अतिथि कक्ष में गए और संपत्ति के किसी भी पहरेदार या नौकर को तीनों डाउनलॉर्ड्स पर जरा भी ध्यान नहीं आया। ड्रैगनविंग गवर्नर एक विश्व स्तरीय साधक था जो बहुत लंबे समय से जीवित था और निंग के पास वास्तव में उसे नियंत्रित करने की ज्यादा क्षमता नहीं थी। वह एल्डर गॉड स्काईविंड से इसलिए निपट पाया क्योंकि शक्ति में भारी अंतर था। हालांकि एक विश्व स्तरीय साधक को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता। वह सफल हो सकता था, लेकिन अगर साधक का मन बहुत कठोर हो तो वह आसानी से असफल भी हो सकता था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड में भी इस मामले में कोई हुनर नहीं था, इसलिए अंततः निंग ने सू यूजी को ही काम संभालने के लिए चुना। सू यूजी नियंत्रण और आकर्षण के दाव में निपुण थी और उनके लिए एक विश्व स्तरीय साधक से निपटना अपने आप में एक सरल बात थी। हा, स्काईविंड, तुम आ गए। दरवाजे के पीछे से जोरदार हंसी गूंजी। कुछ ही पल बाद पीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग अंदर आया, जिसकी आभा किसी कैओस इम्मोर्टल जैसी थी। हालांकि वह कोई विश्व देवता भी नहीं लग रहा था। ड्रैगनविंग गवर्नर। अचानक अतिथि कक्ष में 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक, जो आग जैसे लाल वस्त्र पहने एक महिला थी, उससे बोली, कौन है? ड्रैगनविंग गवर्नर ने सू यूजी की तरफ देखा। वह अकड़ गया, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। क्या आप जानते हैं कि संसार डाउनलॉर्ड कहाँ है? सू यूजी ने पूछा। संसार डाउनलॉर्ड्स अप्रत्याशित रूप से घूमते हैं। हालांकि मैं उनमें से एक से मिला हूँ। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, ड्रैगनविंग गवर्नर ने कहा। युवा मास्टर स्काईविंड ने आश्चर्य से देखा। हे भगवान, इन दोनों सीनियर्स के बगल वाली महिला ड्रैगनविंग गवर्नर को गोलेम की तरह नियंत्रित कर पा रही थी। ये लोग किस स्तर के लोग थे? तो क्या आपके पास संसार डाउनलॉर्ड को खोजने का कोई तरीका है? सू यूजी ने पूछा। एक कैओस इम्मोर्टल है जिसे इम्मोर्टल स्लोसील के नाम से जाना जाता है। उसका स्वामी एक संसार डाउनलॉर्ड है, ड्रैगनविंग गवर्नर ने कहा। उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार उसे ढूंढ लेने के बाद उसके स्वामी को ढूंढना आसान हो जाएगा। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड प्रसन्नता से भरे हुए थे। फिर भी ये ग्रह वाकई अजीब था। संसार डाउनलॉर्ड सभी छिपे हुए थे। यह अंतहीन प्रदेशों से बिल्कुल अलग था। उन सभी को लग रहा था कि इस जगह में जरूर कुछ रहस्य छिपे होंगे। संसार डाउनलॉर्ड्स को खोजकर ही वे इस दुनिया के रहस्यों को समझ पाएंगे। ओह, सू यूजी ने प्रसन्नता से भरे चेहरे का प्रदर्शन किया। फिर उसने एक गुप्त कला का प्रयोग किया और अपने माथे से प्रकाश की एक किरण ड्रैगनविंग गवर्नर के माथे तक पहुंचाई। गवर्नर की आंखों में दिव्य रूम चमक उठे। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, लेकिन सू यूजी की ओर देखते हुए उसकी आंखों में अब भय और उत्साह के भाव थे। नमस्कार मालकिन, ड्रैगनविंग गवर्नर ने सम्मानपूर्वक कहा। निंग को तुरंत समझ आ गया कि सू यूजी ने ड्रैगनविंग गवर्नर पर पूरा नियंत्रण कर लिया होगा। अतीत में फिक्सियन द एक्सल्टेड इस मामले में बेहद प्रतिभाशाली थी और वह डाउनलॉर्ड्स को भी अपनी आज्ञा मानने की इजाजत दे पाती थी। हमें अमर स्लोसील को खोजने में कितना समय लगेगा? सू यूजी ने पूछा। ड्रैगनविंग गवर्नर ने कहा, 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है।
सू यूजी ने निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर देखा। निंग ने कहा, गवर्नर, आपको तुरंत अमर स्लोसील की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। जैसे ही वह आपको मिल जाए, हमें तुरंत उसके पास ले चलो। सुना? सू यूजी ने गवर्नर की ओर देखा, जिसने घबराहट में सिर हिलाया। समझ गया, गवर्नर ने कहा। मैं अभी जाकर इसे संभालता हूँ। फिर उसने तुरंत अपनी अमर ऊर्जा का संचार किया और अपने अधीनस्थों को अमर स्लोसील का पता लगाने के मानसिक आदेश भेजे। वह अनगिनत सालों से यहाँ था और उसके कई दोस्त थे। उस आदमी को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गवर्नर ने स्काईविंड की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। स्काईविंड, मेरे प्यारे भतीजे, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम्हारी बदौलत ही मुझे अब अपने नए मालिक की सेवा करने का मौका मिला है। एक बार यह मामला खत्म हो जाए तो मैं अपनी गुप्त कला को खत्म कर दूंगी। सू यूजी ने स्काईविंड से कहा, कृपया ऐसा न करें, मालकिन। मैं मरते दम तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ड्रैगनविंग गवर्नर ने बेचैनी से कहा। स्काईविंड स्तब्ध रह गया। गवर्नर की याददाश्त और बुद्धि पर जरा भी असर नहीं पड़ा था, बल्कि अब वह सू यूजी के प्रति असीम निष्ठा और समर्पण से भर गया था। निंग और बाकी लोग फिलहाल ड्रैगनविंग सिटी में रहने लगे। वे सभी काफी धैर्यवान थे और धैर्य के बल पर ही वे इस खतरनाक जगह में बच पाएंगे। अगर वे अधीर होते तो जल्दी ही उनकी मौत हो जाती। गवर्नर की संपत्ति में रहने के 5वें दिन 3000 मीटर लंबा एक विशाल नीला पक्षी ड्रैगनविंग सिटी के आसमान में उड़ रहा था। पक्षी की पीठ के ऊपर एक मंडप बना हुआ था और मंडप के अंदर एक बंदर जैसा दिखने वाला पराया आदमी आराम से बैठा था। उसके चारों ओर दासियों का एक बड़ा समूह था और उनमें से एक, जो किसी अमर पितरी की आभा लिए हुए थी, उसकी बाहों में थी। हम ड्रैगनविंग सिटी पहुंच गए हैं, प्यारी। स्काईविंड नाम का बच्चा अभी उसी शहर में है, एलियन आदमी ने हंसते हुए कहा। मैं उसके चेहरे पर क्रोध और दुख की झलक देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, महिला ने छेड़खानी भरे स्वर में कहा। इस ग्रह पर जादुई खजानों के जरिए उड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि आसमान मानो किसी आदेश से बंद था। ज्यादातर संभावना यही थी कि केवल संसार डाउनलॉर्ड ही उस विनाशकारी शक्ति का प्रतिरोध कर पाएंगे और अपनी अमर ऊर्जा और कलाकृतियों का इस्तेमाल करके उड़ पाएंगे। हालांकि कुछ प्राकृतिक जीव जैसे पक्षी बंधे हुए नहीं थे, इसलिए कुछ साधक विशालकाय पक्षियों को पकड़कर अपनी सवारी बना लेते थे। आकाशवायु। विदेशी व्यक्ति ने नीचे की ओर देखा, फिर अपनी अमर ऊर्जा से समर्थित एक तेज आवाज में बोला, जिसने गवर्नर की संपत्ति को हिला दिया। जल्द ही ड्रैगनविंग गवर्नर और युवा स्वामी स्काईविंड दोनों आंगन के सामने प्रकट हुए। विशाल पक्षी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। भाई माउंटेन प्लम, ड्रैगनविंग गवर्नर ने जल्दी से कहा, क्या आप स्काईविंड को ईस्टवर्ड स्वॉर्ड पवेलियन में लाने आए हैं? लेकिन नियत तारीख में अभी आधे साल से भी ज्यादा का समय है। आपको इतनी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं थी। स्काईविंड ने विशाल पक्षी के ऊपर मंडप में बैठे तीखे होंठों वाले बंदर जैसे चेहरे वाले आदमी पर और उसकी बाहों में बैठी बैंगनी वस्त्रधारी स्त्री पर भी नजर डाली। बैंगनी वस्त्रधारी स्त्री को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर दुख के भाव उभर आए। स्काईविंड, यह इमोर्टल माउंटेन प्लम है। ये स्वॉर्डलॉर्ड ईस्टवर्ड का सबसे बड़ा शिष्य है और पहले ही विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुका है। भविष्य में ये तुम्हारा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई होगा, ड्रैगनविंग गवर्नर ने कहा। तुम? स्काईविंड की निगाहें बैंगनी वस्त्रधारी महिला पर केंद्रित थीं, जिसने जवाब में केवल ठंडी मुस्कान दी। वह मेरी औरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे घूरने की? बंदर जैसे चेहरे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। स्काईविंड। ड्रैगनविंग गवर्नर धीरे से भौंका। युवा मास्टर स्काईविंड ने सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, मैं गुरु के आदेश पर आया हूँ, बंदर जैसे चेहरे वाले आदमी ने कहा। इस बच्चे, स्काईविंड, का दाव हृदय अशुद्ध है और वह ईस्टवर्ड स्वॉर्ड पवेलियन में शामिल होने के योग्य नहीं है। बच्चे, तुम्हें पवेलियन जाकर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ड्रैगनविंग गवर्नर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, हम पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हैं और विनफियन गवर्नर पहले ही काफी उपहार भेज चुका है। हमने तो बस इतना कहा था कि हम उसे एक मौका देंगे। उसे औपचारिक रूप से तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह हमारी परीक्षाओं में पास हो जाएगा। जाहिर है वह बच्चा फेल हो गया, बंदर जैसे चेहरे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। जहां तक उस पवन राक्षस गवर्नर की बात है, उसकी परवाह किसे है? क्या वह मेरे मालिक के आदेश के विरुद्ध जाने की हिम्मत करेगा? ड्रैगनविंग गवर्नर के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। जहां तक युवा स्वामी स्काईविंड का सवाल है, वह अपने पिता के अपमान से क्रोधित और उस महिला से दुखी होकर दांत पीस रहा था। यही एकमात्र महिला थी जिससे उसने कभी प्यार किया था, लेकिन ये सब एक भयावह चाल से ज्यादा कुछ नहीं था। आज तक वह उसके लिए मुसीबत बनी हुई थी। स्काईविंड, अमर पर्वत पंख के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। बैंगनी वस्त्रधारी महिला वानर चेहरे वाले आदमी के ऊपर झुकी, फिर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। तुम तलवारबाज ईस्टवर्ड के शिष्य बनना चाहते हो? सपने देखना बंद करो, घर जाओ और अपने पिता की सुरक्षा आलिंगन में छिप जाओ। मेरे गुरु के शिष्य बनो। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर भी मेरा शिष्य बनने की विनती करो तो भी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, बंदर जैसे चेहरे वाले आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। स्काईविंड का चेहरा देखने में और भी बदसूरत हो गया। अभी के लिए इसे सहन करो, न तो तुम्हारे पिता और न ही मैं ईस्टवर्ड तलवार मंडप से दुश्मन बनाने का जोखिम उठा सकते हैं, ड्रैगनविंग गवर्नर ने मन ही मन कहा। गवर्नर की संपत्ति के दूसरी तरफ निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड थे, जो सुयूजी के साथ शराब की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी निगाहें शून्य में जाकर संपत्ति के सामने हो रही हर चीज को देख पा रही थीं।